नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? जल्दी से जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को हम शुरू कर पाएं। बहुत अच्छे। आज के जो आपके टॉपिक हैं, जो हम पढ़ रहे थे, कल का एक ड्यू रह गया था। आप लोगों ने कहा था सर प्लीज क्लास को आज छोड़ दीजिए, लेकिन आज मत बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि आज आपकी ऑलरेडी कोई क्लास थी नहीं। तो पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो पहला वो करेंगे। दूसरे नंबर पर सॉल्यूशन, एंड मिक्सचर पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन एंड बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन और बॉन्ड को आप हिंदी में रासायनिक, अभिक्रिया और बंद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? जल्दी से पहले ही बता दीजिए। AW की केमिस्ट्री का सिलेबस है सर। हाँ, ये भी AW TPO में आपको पढ़ना ही है प्यारे साथी। आज की क्लास आपकी 2 घंटे होगी, और कल होगा तो कल भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगा रात 9 बजे। ठीक है, क्योंकि कल दिन में मेरी मैराथन होगी, और उसके बाद जो बच्चे होंगे, एक क्लास अगर आपकी और अंतिम रहेगी तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल वाले नंबर 1, HCM वाले नंबर 2, और नंबर 3 ड्राइवर वाले। आप लोगों का साथ हमारा कल तक ही था, मतलब कल तक रहेगा, कल अंतिम क्लास होगी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। बचे AW TPO वाले। तो आपको इतनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, और आपके जो 5 से 7 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हम मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबल होगा तो मंडे से शुरू कर देंगे। कब से शुरू कर देंगे? मंडे से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिख करके बता दीजिए, ताकि मैं समझूं कि आप सभी, ठीक है, तैयार हैं इस क्लास के लिए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे साथी, हमने जहां पर इसको कल विराम किया था वो यहां पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो दोस्त याद रखना, एल्यूमिनियम हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला, है ना, नंबर 1 पर आने वाली धातु है। और ओवरऑल इसका स्थान कौन सा आता है? तो याद रखिएगा, थर्ड। एलिमेंट के तौर पर, तत्व के तौर पर इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। और अगर धातुओं में स्थान कौन सा है? तो पहला, क्योंकि इससे ऊपर जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन होती है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और प्यारे साथी, अगर बात की जाए तो उसके अलावा दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है। तो एलिमेंट के तौर पर तो इसका तीसरा स्थान है, लेकिन धातुओं में कौन सा स्थान आता है? भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है, मेटल है, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मेटल ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए एल्यूमिनियम के वायर। ठीक है, हाँ, आप PDF से नोट्स बनाना ही सबसे सही तरीका होता है, अगर हमारी एग्जाम में समय हो तो। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आइएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। देखो, एक एल्यूमिनियम का एस्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? देखो, सबसे मेन आपने अक्सर देखा होगा, आप कार में बैठे होंगे या आप घर के अंदर होंगे तो एक ओडोनिल का आप उपयोग करते हैं कि हाँ सर। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग करती है एंटी, याद रखिएगा, एंटी पेरिस्पेरेंट। एंटी पेरिस्पेरेंट का मतलब क्या होता है? दुर्गंध खत्म करने वाले पदार्थ जो होते हैं, या दुर्गंध नाशक जो होते हैं, उनके अंदर क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाया जाता है। हालांकि इसके अलावा इसका उपयोग और कहां करते हैं? पेट्रोलियम जो कंपनीज होती हैं, जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है उसके शोधन में, रबर जो इंडस्ट्री होती है, तो रबर के फॉर्मेशन में भी इसका, जो कृत्रिम रबर होता है, सिंथेटिक रबर, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एग्जाम में यहां से ये दोनों प्रश्न नहीं बनेंगे। प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो वो यही बन सकता है कि दुर्गंध नाशक के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है ना। यहां देखो, मेरे काम होता है कि एक पे जितने पॉइंट हो सकते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन उनमें से हमारी एग्जाम में आने की क्या प्रायोरिटी होती है, क्या संभावना होती है, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये केमिस्ट्री अगर आपने यहां पर कर ली तो आप किसी भी स्टेट एग्जाम में अगर बैठ जाएंगे, रेलवे की जहां पर नंबर ऑफ साइंस का वेटेज ज्यादा होता है उसको छोड़कर, आपका सबका काम हो जाएगा।
हालांकि आप रेलवे में भी उन एग्जाम का काम हो जाएगा जहां पर साइंस का वेटेज ज्यादा नहीं होता, जैसे कि अगर आप ये कहें ग्रुप डी का नहीं होगा कि सर हमारा आरपीएफ का काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम यूपी पुलिस देना चाहते हैं, काम हो जाएगा। ये जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, सर हम एमपी पुलिस देना चाहते हैं, एमपीएसआई देना चाहते हैं, हो जाएगा। यूपी पुलिस यूपीएसआई देना चाहते हैं, काम हो जाएगा। सर एसएससी जीडी देना चाहते हैं, हो जाएगा। एसएससी की सर दूसरी एग्जाम देना चाहते हैं, क्या ये साइंस से हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना। तो ये यहां पर प्रश्न क्या बनता है, हम एल्यूमिनियम, ये 13 यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, ये 13 क्या होता है? 13 जो है ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। अगर किसी एलिमेंट के बाद नंबरिंग अगर आपको कहीं दिखे तो समझना वो परमाणु क्रमांक है। ठीक है, द्रव्यमान होगा तो मैं बता दूंगा। प्यारे साथी, यहां पर मैं आपसे बात करता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट की। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपने अगर नाम सुना हो फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4, है ना, याद रखिएगा 24, है ना, SO4 होल ट्राइस 24H2O, ये नाम आपने सुना होगा। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, कहाँ पढ़ा रखा है तो दोस्त आपको याद आ रहा है? इसे हम फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी, है ना। क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। तो इस फिटकरी में अगर आप गौर से देखें तो ये नाम आपको मिल रहा है Al2SO4 होल थ्राइस, यही लिखा हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस। इसे एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के फिटकरी के निर्माण में हम किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। अगर फिटकरी पानी को साफ कर रही है तो एल्यूमिनियम सल्फेट में भी वो प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए कभी डायरेक्टली ये ना पूछ करके ये पूछ ले क्या ये वाटर प्यूरिफिकेशन में, अपशिष्ट जल उपचार में, या वस्त्र जहां पर रंगे जाते हैं, कुल मिलाकर के वस्त्र रंगते तो वो पानी भी कैसा होता है? कलर्ड। तो उस पानी को ट्रीट करने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, जो आपकी टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। हाँ बेटा, बिहार पुलिस में भी इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस में भी काम हो जाएगा, मत घबराओ। ठीक है यार साथी, अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं, बिहार पुलिस में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, बिहार पुलिस का आपका 80%, 80% काम हो जाएगा। कितना? 80% तक। चलिए भाई, तो ये जो होता है ना एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका उपयोग कहां करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में, है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, या टेक्सटाइल, याद रखिएगा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग को कहते हैं, वस्त्र उद्योग। तो जहां रंगाई होती है वहां पर जो पानी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गुजरात में सूरत के पास एक गांव है, उस गांव के अंदर जो गुजरात में कपड़ा बनता है उसको रंगने के लिए वहां पहुंचाया जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, अब वहां उस गांव के अंदर ये कंडीशन हो गई। पहले समय में क्या होता था? इंडस्ट्री डाल दी, पानी है तो छोड़ दिया साहब, तो कलर पानी वो क्या करते थे? ऐसे ही नालों में बहा देते थे। आज उस जमीन से अगर बोरवेल करके पानी निकाला जाता है ना, तो वो लाल कलर का पानी निकलता है, खून जैसा पानी निकलता है। मतलब उस गांव में अब पीने लायक पानी नहीं बचा है, आप जमीन से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कलर। भाई सूरत कपड़ों के लिए फेमस, हम जानते हैं। तो सूरत के पास के गांव थे जहां पर कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। राजस्थान पुलिस में 100% हो जाएगा। चलिए, कैल्शियम पांचवा सर्वाधिक भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला तत्व है। कैल्शियम की प्यारी दोस्त अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा तत्व है? क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु के तौर पर हम किसे जानते हैं? कैल्शियम को जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दोस्त याद रखना, हमने इसके बहुत सारे प्यारे दोस्त, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा, संगमरमर मार्बल होता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा। मैं आज अंत में जैसे कल बात करी थी, अब वैसे भी बात करूंगा, अब हम पढ़ लें। ठीक है, आइएगा, है ना। उसके अलावा जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, कैल्शियम एक मेटल होता है, एक धातु है, और मानव के बहुउपयोगी है। हमारे शरीर में जो दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं वो इसी से बनी होती हैं। तो दोस्त ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम आपसे सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और 28.05 ये क्या है? तो इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। तो आगे वाला नंबर आप समझ जाएंगे कि क्या है दोस्त, याद रखिएगा, वो इसका एटॉमिक नंबर है। सिलिकॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस का पूरा नाम जेंस जोकब बर्जीलियस कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्जीलियस कहलाता है। एक्चुअल में सिलिकॉन बहुउपयोगी, याद रखिएगा। आपने एक जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक वर्ड पढ़ते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? आंसर देते हैं आप, बेंगलुरु। यूएसए में एक जगह है जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं, वो आईटी सेक्टर के लिए बड़ा फेमस है। तो ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का उपयोग कहां होता है? आईसी चिप निर्माण में। कहां करते हैं? आईसी चिप निर्माण में। लेकिन उसके पहले कुछ पढ़ते हैं। हम बात करते हैं भारत में, या जो समुद्री तट के इलाके होते हैं वहां पर एक चट्टान पाई जाती है जिसे सिलिकेट चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकेट चट्टान कहते हैं। तो ये जो सिलिकेट की रॉक्स होती है ना, याद रखिएगा, किसकी रॉक होती है ना, सिलिकेट की जो रॉक्स होती है उनमें 90% तक सिलिकॉन मिल जाता है। इसलिए भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है लगभग 28% के आसपास, वो कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है
है ना। तो ये जो चट्टाने होती हैं, इनसे सिलिकॉन की क्या की जाती है, प्राप्ति की जाती है। तो सिलिकॉन की दुनिया में कोई कमी नहीं है दोस्त, याद रखिएगा। सिलिकॉन जो होता है ये पृथ्वी के अंदर कितना पाया जाता है, 28% होता है। कितना होता है, 28% के आसपास हमें ये सिलिकॉन देखने को इजीली मिल जाता है। कितना देखने को मिल जाता है, 28% के आसपास। तो ये अर्थ के क्रस्ट में जो सिलिकॉन पाया जाता है वो कितना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ये लगभग 28% होता है। कितना होता है, 28% पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है, 28% के आसपास। ये यहाँ नीचे लिखा है ना। भूपर्पटीय अर्थ के क्रस्ट का 28% भाग कौन होता है, सिलिकॉन होता है। पहले नंबर पर ऑक्सीजन होता है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम होता है। इसके उपयोग कहां करते हैं, देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है सेमीकंडक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक। आपके जो मोबाइल फोन हो गए, जिस डिजिटल बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, इन सब के अंदर लगे हैं सेमीकंडक्टर। क्या लगे हैं, सेमीकंडक्टर लगे हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा बेटा, मैं आपके सबके सवाल लास्ट के आज 10 मिनट 15 मिनट में आपसे बातें ही करूंगा, 10-15 मिनट में आपसे बातें ही करूंगा। ठीक है, मत घबराइए आप, लेकिन अंत में, क्योंकि अभी बीच बीच में बातें करेंगे, क्लास हो नहीं पाएगी। अंत के 10-15 मिनट में आपसे बातें ही करूंगा। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं, एक तो भैया अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं, दूसरा ट्रांजिस्टर निर्माण में, और इसके बाद इसके ये जो कंप्यूटर चिप होती है ना, आईसी चिप बोलते हैं जिन्हें, वही अर्धचालक या ट्रांजिस्टर के फॉर्म में यहां पर यूज में लाई जाती है। और दूसरा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सोलर पैनल बनाने के लिए किस धातु किस तत्व का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। तो यहां से यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भैया आपके सेमीकंडक्टर किसके बने होते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, और सोलर पैनल या आईसी चिप। ये तीनों प्रश्न यहां से सिलिकॉन के एग्जाम में बहुत आते हैं। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, सिलिकेट चट्टानों के अंदर देखने को मिलता है। सिलिकेट चट्टानें जो मुख्य रूप से बालू रेत जो होती है ना, उसमें सिलिका की प्रधानता होती है, सिलिका की प्रधानता होती है, SiO2 जिसे हम बोलते हैं। उसका उपयोग कांच बनाने में करते हैं। किसका करते हैं, कांच बनाने के लिए उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब भाई अगर आप यहां देखते हैं तो सड़ी मछली के समान, याद रखिएगा ये प्रश्न बनता है ना, सड़ी मछली के समान गंध किससे आती है, तो जो ओजोन होती है जिसे हम O3 बोलते हैं, है ना, ये जो O3 होती है इसे ही हम ओजोन कहते हैं। तो ये ओजोन जो गैस है, जो O3 गैस है, इससे सड़ी मछली के समान गंध आती है। ठीक है, ये क्या है, तो ये ऑक्सीजन का अपरूप है। किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है। दोस्त याद रखिएगा, एक प्रश्न एक तो ये आता है कि किसका अपरूप है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O3 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन से ओजोन बनना, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, कौन सा परिवर्तन होता है, तो ऑक्सीजन से जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है वो आपका केमिकल चेंज होता है। कौन सा होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ये एक पॉइंट, एक प्रश्न बन जाता है कि रासायनिक परिवर्तन है, मतलब वापस ओजोन से कभी ऑक्सीजन नहीं बन सकती। दोस्त याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब ये ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाती है। आप सभी जानते होंगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, वहां पर ओजोन लेयर पढ़ते हैं। यारे साथी, ये जो ओजोन होती है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो ये यूवी रेस जो होती है ना, यूवी रे, जिन्हें हिंदी में आप पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो इन पराबैंगनी किरणों से ये हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो ये यूवी रे से हमारी सुरक्षा करने के लिए, पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने के लिए जानी जाती है। प्यारे साथी, ओजोन का फॉर्मूला बेटा लिखा ना, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, लिखा है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैं दूसरों की बात क्या करूं, मैंने खुद रूम के अंदर एसी लगा रखा है। अब इस एसी से गैस निकलती है। अब आप कहोगे सर क्यों लगा रखा है, बेटा ऊपर मेरे सर के ऊपर 8 ट्यूबलाइट लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, 8, और नीचे 3 से 4 लाइट लगी हुई है। मतलब इतनी लाइट है कि ये समझिए कि इन लाइटों का इम्पैक्ट हम टीचर्स पे भी पड़ता है। हमारी आंखों की जो एक आंखों के अंदर है ना ड्राइनेस बरकरार रहने लग गई, अब सूखापन, मतलब हमारी आंखों में एक जो मॉइस्चर होना चाहिए वो गायब हो चुका है इन लाइट की वजह से। आप सोचते होंगे कि सामने, मुझे लिटरली सामने का एकदम से क्लियर नहीं दिखता स्क्रीन का, इसलिए मैं एकदम ऐसे करके देखता हूं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर गुस्सा कर रहे हैं, वो आंखें फाड़ के देखना पड़ता है सामने, क्योंकि आंखें ऐसी हो गई है। तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये यूवी रेस से ओजोन परत जो होती है हमारी सुरक्षा करती है। और ये जो यूवी रेस होती है इससे CFC को क्या कहते हैं, फ्लोरो कार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसे क्या कर रही है, याद रखिएगा, है ना, CFC ये ओजोन को नष्ट करती है। क्या करती है, ओजोन को नष्ट कर रही है। तो ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है, इस पे छेद हो रहे हैं धीरे धीरे।
अब एसी के अंदर फ्रियोन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है? फ्रियोन। तो वो फ्रियोन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालती है, सीएफसी निकालती है। दोस्त याद रखिएगा, जिसके कारण से क्या होता है ना, याद रखिएगा, ये एक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है? फ्रियोन गैस। वो कूलिंग करने का काम करते हैं। अब जो कूलिंग होती है उसके कारण क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, है ना, इसके कारण से क्या होता है ना, इसके कारण से क्या होता है कि वो ओजोन लेयर एक मोटाई में पाई जाती है, उसमें छेद हो रहे हैं। अगर छेद हो जाएंगे तो सनलाइट के साथ में जो यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रे या पराबैंगनी जो किरणें आ रही है वो पृथ्वी तक आएगी, और ये किरणें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ये हमें त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। कि सर अगर मान लीजिए इस पृथ्वी से लेयर हटा दे तो फिर हमें या तो सनलाइट से बचना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश से बचना एक हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि नहीं बचोगे तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रेफ्रिजरेटर हो गए, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, हर घर में ऐसी है आज की कंडीशन में, नहीं है तो फ्रीज तो एटलीस्ट होगा ही होगा। तो दोस्त याद रखिएगा, है ना। अब ओजोन का एक मकाम और होता है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो सूक्ष्म जीव को नष्ट करती है। ये सर मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ये पॉइंट सर समझ नहीं आया। ओजोन लेयर तो आसमान में होती है। देखो इंसान क्या कर रहा है, हर चीज को बना सकता है। तो ओजोन को ये सिलेंडरों में पृथ्वी पर बनाया जा सकता है क्या? हाँ, ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जा सकता है, लेकिन आप ओजोन लेयर बनाने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लेयर तो पूरी पृथ्वी पर है। कैसे बनाओगे? उनके गड्ढे कैसे भरोगे? भाई जो चीज प्रकृति प्रदत्त होती है वो प्रकृति प्रदत्त ही होती है। वो नेचुरल फिनोमिनन है तो वो नेचुरल रहेगा, वो प्राकृतिक रहेगा। हम क्या करते हैं, इस ओजोन लेयर को क्या करते हैं, है ना, एक बॉक्स के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर भर लेते हैं, और ऐसी जगह पर मुख्य रूप से प्रयोगशाला हो गया या कुछ अन्य जगह पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं। तो हालांकि ये प्रश्न कम आता है एग्जाम में, प्रश्न ये सबसे ज्यादा आता है कि ओजोन लेयर को कौन डैमेज कर रहा है। तो ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम कौन कर रहा है? सीएफसी। ओजोन लेयर हमारी किससे सुरक्षा करती है? दूसरा प्रश्न ये आता है। तो दोस्त याद रख लेना, दूसरा प्रश्न आपका क्या बन जाता है? यूवी रेस से सुरक्षा करती है। ओजोन से किस प्रकार की स्मेल आती है? तो सड़ी मछली के समान यहां से स्मेल आती है। ठीक है, ओजोन से पृथ्वी की दूरी, दूरी नहीं बेटा, कितनी ऊंचाई पर है? तो लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और अगर उसके बाद शुरू होती है आपका शोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, वहां पर होता है। ठीक है दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम यहां पर गैलियम धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम के पॉइंट में एक पॉइंट याद रखना, गैलियम को हम Ga के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। गैलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? पी ब्लॉक का सदस्य होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, गैलियम एक मेटल है, धातु है। ठीक है, ये मेटल है, एक धातु है। इसका एग्जाम में प्रश्न इन अभी तक जो पॉइंट लिखा इनमें से एक भी नहीं आता। यहां से जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो ये आता है दोस्त, याद रखना, हालांकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्त याद रखना वो गैलियम है। क्यों? क्योंकि जो गैलियम होता है, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट प्यारे साथी याद रखिएगा 30 डिग्री के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, 29 के आसपास करके कुछ होता है ना। अगर मैं दूसरा बिंदु आपको यहां कहता हूं तो ये गैलियम का हो गया, लेकिन हमारी हथेली पर क्यों पिघल जाती है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, ह्यूमन बॉडी का, भाई मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? आप सभी जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए हम यहां पर ये जो अगर हथेली पे रखेंगे तो भैया इसके गलनांक से हमारा बॉडी टेम्परेचर 60 डिग्री ज्यादा है। अगर 7 डिग्री ज्यादा है तो ये इजीली पिघल जाएगी दोस्त, इस पॉइंट को याद रखना। अब यहां से हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, सेलिनियम धातु। देखो सेलिनियम से यहां पर इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में होता है, ये पॉइंट ठीक है। सेलिनियम से अगर प्रश्न बना तो ये यही बनेगा कि इसका नाम किस पर रखा गया, यही प्रश्न एग्जाम में आता है। और सेलिनियम की अगर बात करते हैं तो मून या चंद्रमा के नाम पर, इसका नाम रखा गया। किसका? सेलिनियम का। तो सेलिनियम एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रमा के नाम पर। क्योंकि जो लैटिन वर्ड में याद रखिएगा, हम जैसे मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, तो वहां ये जो वर्ड है ना सेलिनियम, ये सेलिनियम जो वर्ड है ये चंद्रमा को प्रदर्शित करता है। किसको इंगित करता है? मून को इंगित करता है। तो एग्जाम में कभी प्रश्न बनेगा तो वो ये बन सकता है दोस्त, याद रखिएगा कि चंद्रमा जो होता है ना, इसके नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया? तो आपका आंसर बन सकता है सेलिनियम। क्या बन सकता है? सेलिनियम। चलिए
ठीक, कमरे की ताप पर भी पिघल जाए, हाँ कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री प्लस हो गया तो पिघल जाएगा। रूम टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है कमरे का ताप वो 27 से 28 डिग्री को माना जाता है। कमरे के टेम्परेचर को क्या इंगित करते हैं? 27 से 28 डिग्री को, तो इसलिए हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पर। टंगस्टन, भाई आप अक्सर देखते हैं ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है, टंगस्टन को काई से दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब यहां पर काई से होता है? वुल्फ्रॉम से। काई से होता है? वुल्फ्रॉम। अब ये जो टंगस्टन यहां पर लिखा हुआ है ये एक मेटल है। क्या है? मेटल। ठीक है, ये एक मेटल है, एक धातु है। अब ये क्या करती है दोस्त, याद रखिएगा, ये प्रकाश उत्पन्न करता है, उच्च, है ना। अब इसका क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, उच्च गलनांक, सॉरी, नहीं ये तो शायद मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, नहीं है, कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो 3300 डिग्री से 3400 डिग्री के बीच होता है सेंटीग्रेड, इतने पर पिघलता है। इसलिए बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? बल्ब के फिलामेंट में। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, सर फिलामेंट क्या होता है? हिंदी में आप इसे तंतु कहते हैं। जो देखिए यहां पर ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा ही है। अब इसकी बात करें तो इसका जो प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है। प्रतिरोध इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो उच्च प्रतिरोध होता है कि सर इससे क्या होगा? देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके रास्ते में कोई रुकावट बने तो आप बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि हाँ सर, बस यही काम यहां पर होता है। ये क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में इसको इस तरह से, आपने बल्ब को देखना कभी, ये इस तरह से कुंडलित करके इस तार को बनाया जाता है और ये ऐसे आता है कि हाँ सर, ये बिल्कुल ये जो दिखाई दे रहा है ये। तो इसके कारण से क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। और अगर प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है तो विद्युत धारा के मार्ग में हो जाती है रुकावट। और रुकावट होना ये इस चीज को इंगित करता है, रुकावट होना ये इस चीज को इंगित करता है कि अब यहां पर क्या होगा? विद्युत धारा यहां पर इकट्ठी होगी, अब ये लाल होगा और फिर एकदम से प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ये हमने टंगस्टन के बारे में पढ़ा। अब बल्ब की यहां पर देखना, बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो बल्ब में यहां पर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। तो बल्ब में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। और ये जो फिलामेंट होता है ये किसका होता है? टंगस्टन। डब्ल्यू का बना होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? टंगस्टन। अब थोड़ी सी बात नाइट्रोजन गैस के ऊपर कर लेते हैं। जब हमने इतनी बातें की हैं, है ना, बल्ब में आर्गन गैस नहीं होती बेटा, वो ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन गैस होती है ना। आपको ट्यूबलाइट में डाउट है, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, ट्यूबलाइट की अगर बात करें, ट्यूबलाइट की अगर बात करें तो ट्यूबलाइट के अंदर एक पदार्थ यहां पर और भरा होता है इस तरह से। तो ट्यूबलाइट के अंदर एक तो पदार्थ होता है जिसे आप कहते हैं मरकरी की वाष्प। क्या कहते हैं? मरकरी वेपर। ठीक है, क्या कहते हैं? मरकरी वेपर कहते हैं। मरकरी की वाष्प होती है। और इसके अंदर दूसरे नंबर पर एक लिक्विड गैस भरी होती है अंदर। ठीक है, वो गैस होती है ऑर्गन गैस। कौन सी होती है? ऑर्गन गैस। अगर ऑर्गन गैस नहीं होगी तो इसकी जगह पर फिर नियॉन गैस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथी, मरकरी वाष्प और ऑर्गन गैस ये ट्यूबलाइट के अंदर होती है। बल्ब के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस, है ना, याद रखिएगा। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप नियॉन गैस के साथ बल्ब में जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गन नहीं लगाएंगे, ऑर्गन ट्यूबलाइट में होती है। ठीक है दोस्त, याद रखना। मैं आपसे यहां पर नाइट्रोजन गैस के बारे में, चलो अभी थोड़ा सा रेडॉन गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। अभी याद रखना, नाइट्रोजन के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। रेडॉन गैस गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। अगर हम रेडॉन गैस की बात करते हैं तो ये एक अक्रिय गैस होती है, एक नोबल गैस होती है, और उन गैसेस में सबसे भारी होती है। अब रेडॉन की बात करें तो इस गैस की एक विशेषता है। इस गैस की क्या विशेषता है? कि वैसे तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं पर रेडॉन गैस भरी हुई है। सर मतलब समझे नहीं। जैसे ये समझिए, ये पृथ्वी के अंदर यहां पर एक हल्का सा एयर चेंबर था, यहां पर रेडॉन गैस पाई गई। ठीक है, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड वगैरह किस फॉर्म में। जब पृथ्वी में हलचल होती है, भूकंप आती है, तो ये गैस यहां से रिलीज होती है।
है ना, लेकिन इसकी पुष्टि 100% अभी तक नहीं की गई है। सुनना मेरी बात, 100% इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बल्ब में से नाइट्रोजन गैस निकाल दी जाए तो वो जलेगा क्या? बल्ब में से नाइट्रोजन गैस निकाल दी जाए तो बल्ब जलेगा, लेकिन तुरंत फट जाएगा, तुरंत फट जाएगा। सर ऐसा क्यों? समझना। मुझे एक बात बताइए, इस बल्ब में गैस भरने का रीजन क्या था? अगर बिना गैस के बल्ब जल जाता तो इसको भरने का कारण क्या था? आपने ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ी होगी कि जब हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं जब पवनें चलती हैं, आपने सुना होगा, तो वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती हैं, है ना। कहां से कहां? उच्च वायु दाब से। उच्च वायु दाब हमेशा गर्म क्षेत्र होता है। तो जब यहां पर गर्माहट बढ़ती है ना, तो ये क्या करती है, इसकी ऊष्मा को यहां से बाहर निकालने का काम करती है। तो कुल मिलाकर बल्ब देखना, बल्ब के आसपास में थोड़ी सी गर्मी होती है, तो ये यहां की गर्मी को यहां तक लाती है और बाकी का काम फिर बाहर कौन कर देती है? दूसरी हवाएं कर देती है, है ना। तो ये इस बल्ब के अंदर की हीट को इस बल्ब के किनारों तक लाने का काम करती है और बाकी का काम फिर बाहर की गैस कर लेती है, वो ऑटोमेटिक उसको निकाल देती है। तो ये फिलामेंट एकदम से गर्म होकर फट ना जाए, इसके लिए वो उसको लाइफ सेवर की तरह, जीवन रक्षक की तरह काम करती है फिलामेंट के। हम बात कर रहे हैं रेडोन गैस की। तो कभी ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कभी सुनामी आने वाली हो, सुनामी या भूकंप, भूकंप के समय वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? तो समय रेडोन की मात्रा, रेडोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बढ़ती है। कहां बढ़ती है? वायुमंडल में बढ़ती है। अभी हमें नाइट्रोजन पढ़ना है आगे, है ना, इस चीज को याद रखना। जल में किसको रखा जाता है? एक नया पॉइंट आपका आया यहां पर कि जल के अंदर किसको रखा जाता है। जल में डुबोकर किसको रखा जाता है? एक मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है फॉस्फोरस। किसको रखा जाता है? फॉस्फोरस को रखा जाता है। तो जल में फॉस्फोरस को क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहां पर फॉस्फोरस से दो तीन बिंदु आपके बन सकते हैं। पहला बिंदु, ठीक है, पहला बिंदु आपका ये बन सकता है, पहला बिंदु आपका ये बन सकता है कि फॉस्फोरस का स्थायी रूप कौन सा होता है? तो फॉस्फोरस का स्थायी अपरूप कौन सा होता है? स्टेबल आइसोटॉप ऑफ फॉस्फोरस। भाई अगर मैं आपसे यहां पर फॉस्फोरस की बात कर रहा हूं, तो इसका स्टेबल फॉर्म कौन सा हो सकता है? तो लाल फास्फोरस। और जल में डुबोकर लाल को रखते हैं कि सफेद को? तो फास्फोरस में भी जल में किसको रखते हैं? पीला फास्फोरस को ही याद रखना, येलो को ही व्हाइट फास्फोरस भी कहा जाता है। लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस का उपयोग कहां करते हैं? तो याद रखना, मैच या माचिस, माचिस को ही आप दिया सलाई कहते हैं, है ना, दिया सलाई में। तो दिया सलाई या माचिस के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। एग्जाम में दो ही प्रश्न यहां से फास्फोरस से कंडक्ट होते हैं। पहला कि बताइए माचिस के ऊपर किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। दूसरा कि पानी के अंदर डुबोकर फास्फोरस के किस रूप को रखते हैं? तो व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस, है ना। व्हाइट ही येलो हो जाता है, व्हाइट ही क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, ठीक है। आइए अगली चीज, पुराने तेल चित्र या जो ऑयल पेंटिंग होती है ना, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी ऑयल पेंटिंग जो होती है वो पड़ी पड़ी क्या हो जाती है ना, थोड़ी सी मटमैली हो जाती है। तो उन ऑयल पेंटिंग्स को क्या करते हैं? क्लीन करने के लिए, है ना, उसके ऊपर कभी हम ले जाते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है जो ऑयल पेंटिंग को साफ करती है, वापस से थोड़ा नया जैसा दिखने लग जाता है। तो उन ऑयल पेंटिंग को क्लीन करने के लिए एक केमिकल उपयोग में लाया जाता है जिसे हम कहते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, इसका उपयोग करते हैं। हालांकि मानव जीवन रसायन में भी मैंने H2O2 आपको मेडिसिन में पढ़ाया था। घाव को साफ करने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? H2O2 का उपयोग किया जाता है। और पुरानी ऑयल पेंटिंग को क्लीन करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? H2O2 का उपयोग करते हैं। प्यारे साथी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हीलियम। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस होती है, दोस्त याद रखना, लाइट होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, है ना, और हॉस्पिटल में यूज नहीं करते इसका, ये पॉइंट यहां से थोड़ा सा, हॉस्पिटल के अंदर प्योर ऑक्सीजन भी यूज में लाई जाती है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है, हीलियम का नहीं। आइएगा यहां पर, तो इसका उपयोग देखने, गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है और मौसम संबंधी अध्ययन, क्योंकि हल्की होती है, हवा का रुख पता चलता है इससे। अब यहां पर दो चीजें आपको जो बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं वो ये, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुब्बारों में कौन सी गैस है, तो ये हो जाएगा। लेकिन प्रश्न अगर आपका ऐसा आ जाए, दोस्त याद रखना, हॉट एयर बलून,
हॉट एयर, ठीक है, बलून। अब यहां पर देखना, यहां सिर्फ गुब्बारा बोला है, गुब्बारों में कौन सी गैस होती है तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये बोलते गर्म वायु के गुब्बारे में, गर्म वायु के गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, सर ये गर्म वायु का गुब्बारा क्या होता है अभी समझाता हूं। गर्म वायु के गुब्बारे में, ये जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो सारे पॉइंट में एक साथ, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। प्यारे साथी आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, इस तरह का एक बलून होता है, ठीक है, और नीचे इस पे क्या होता है, एक ऐसी बास्केट लगी होती है ना, जिसमें इस साइड में पिंकी झूल रही है और इस साइड में भैया कालू लटका हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक हवा जो है ऊपर की ओर में गैस यहां से निकल रही है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर ये गैस जलाई गई है, क्या हो गई है, ये आग लगी हुई है, ठीक है, आग लगने से ये क्या हो गया, ये गर्म वायु का गुब्बारा बन गया। अब ये गर्म वायु का गुब्बारा हल्का होता है तो ये ऊपर जाता है कि जी भैया, तो इसके अंदर यहां पर ये जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल है, ये जो ईंधन है वो इसकी बात कर रहा है कि इसमें कौन सी गैस है। तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर ईंधन के तौर पर प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है, तो फ्यूल कह दो या गर्म वायु के गुब्बारे में। बच्चा यहां पढ़ता नहीं है और तुरंत आंख बंद करके वो क्या लगाता है, गुब्बारा, उसने सिर्फ ये देखा गुब्बारा, और भाई साहब गुब्बारा है और गुब्बारा, यहां भी क्या देखा, गुब्बारा, आगे पढ़ा ही नहीं उसने कि गर्म वायु का गुब्बारा पूछा है, ठीक है। तो दोस्त याद रखिएगा, तो ये यहां पर मैंने मैथ लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मैथ लिख दिया, यहां पर हो जाता है बेटा, कोई कोई एक आध वर्ड की मिस्टेक हो, आप भी समझते हैं इतना तो, कि मैं मैथ तो लिखूंगा नहीं, बोला तो मैंने मैच ही होगा। चलिए आइए, अब दूसरी बात यहां पर करते हैं कि एक प्रश्न ये आता है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, तो वायुयान के टायर में कौन सी गैस होती है। अब दोस्त यहां पर आप सबसे पहला आंसर जो मानेंगे फर्स्ट, ठीक है, वो मानेंगे नाइट्रोजन को, ठीक है, और सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे किसको, हीलियम को। कि सर मतलब समझने, आपके ऑप्शन यहां पर तीन तरह से पूछ सकता है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी और ए बी सी डी, तीन तरह से प्रश्न पूछेगा, और तीनों तरह पर आपका जवाब क्या होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपका हीलियम पूछ लिया, ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया और नियोन दे दिया, ठीक है, एक में आपको हीलियम दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया और नियोन दे दिया, एक में आपको नाइट्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, जिनोन दे दिया और रेडोन दे दिया। जब भी आपको हीलियम के साथ कोई दूसरा, है ना, याद रखिएगा, नाइट्रोजन नहीं मिले तो आपका जवाब हीलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम और नाइट्रोजन दोनों होने पर आपका जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन, और अगर हीलियम है ही नहीं ऑप्शन में तब आपका जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन। याद रख लेना, ये आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है, अगर आपसे ये कह दिया जाए, ठीक है दोस्त, याद रखिए, एक बच्चा कब से बोल रहा है सर मैथ होगा, आपने मैथ लिख दिया है, अरे भाई साहब उसको सुधारे मेरे को 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है, मान लिया मेरी गलती हो गई, मैं वहां सी लिखना भूल गया था। चलिए ठीक है, आ जाओ यहां पर, तो ये चीज देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। यहां पर क्या था भैया, हमने देखा हीलियम के साथ अगर नाइट्रोजन हो तो हम नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे। अब ये चीज याद रख लेना अच्छे से, जीवन में इस चीज में कभी कंफ्यूजन हम आपको अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस होती है। आंसर हमेशा याद रख लेना इसमें कि क्या जवाब निकलेगा। चलो, जिनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। अब जिनोन में क्या होता है, इसका इसका जो वर्ड है ये आया है, जिनोन का मतलब होता है अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस। क्यों कहते हैं इसको स्ट्रेंजर या अजनबी गैस, इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी अक्रिय गैस या नोबल गैस क्या नहीं बनाती, कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। मतलब नोबल गैस में, अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा, इनर्ट गैस में, उत्कृष्ट गैस में सबसे ज्यादा कोई कौन कंपाउंड बनाती है, यौगिक बनाती है, वो जिनोन बनाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अजनबी। मतलब आज तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि ये ऐसा बिहेव क्यों करती है ना, अजनबियों की तरह बिहेव करती है। और साथ में ये पानी के अंदर, है ना, घुलनशील होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। तो यहां से प्रश्न बनेगा तो बस ये बनेगा और कुछ नहीं। और दूसरा कभी बन सकता है तो फिर ये कि बताइए वो कौन सी, है ना, अक्रिय इनर्ट गैस है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है ना। तो आपका आंसर यहां पर ये निकल करके सामने आ जाएगा। नहीं सर हीलियम होगा, बेटा मैं कह रहा हूं आपको, मान लीजिए, ठीक है, बाकी मैं बहस नहीं करता। अगर आपको फिर गुब्बारे में यहां पर वो बच्चा कह रहा नहीं सर नाइट्रोजन नहीं हीलियम ही होगा, मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको यहां पर ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ए और बी दोनों सही होगा,
अगर ए और बी दोनों सही होता तो मैं पहला और दूसरा यहां नहीं पढ़ाता। पहले नंबर पर वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग नाइट्रोजन का, माना कि दोनों का उपयोग होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन और हीलियम दोनों ऑप्शन में हो तो आप नाइट्रोजन के साथ ही जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? नाइट्रोजन के साथ। कुछ कह रहा हूं तो उस बात को समझो, उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीजन रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है? नहीं तो मुझे नहीं पता क्या यहां पर मैं ऑप्शन नंबर डी बना देता, बोथ ऑफ दिस, ठीक है? कुछ कारण है यहां पर। यहां कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर में बोथ? नहीं दिख रहा ना। चार में से एक ही चुन सकते हो आप, चार में से कोई एक चुन सकते हो। कहीं लिखा हुआ है बोथ ऑप्शन? नहीं। तो आपको क्यों बताया मैंने कि ये दोनों भरी जाती है, और अगर चार ऑप्शन में ये दो हो जाए तो आप इसे गलत साबित नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहे हीलियम लगा के आ जाओ, एग्जामिनर नाइट्रोजन मानेगा और वो प्रश्न निरस्त भी नहीं होगा। अब चलो इतना जा रहे हो तो कारण भी बता देता हूं, समझना। पुराने समय में शुरुआत हीलियम से की गई वायुयान के टायर से। अगर कोई एरोप्लेन मान लीजिए मुंबई से दिल्ली उतरता है, तो जब वो ऊंचाई पर जाता है तो ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ना? तो दोस्त याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में यहां तो मालूम नहीं पड़ता कि वायुयान के टायर में से हीलियम की मात्रा कम हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यहां से कहां गया, शिकागो गया, यूएसए अमेरिका गया, एक प्लेन कहां से? दिल्ली से। अब 20-22 घंटे की इस यात्रा के दौरान क्या होगा? उसके वायुयान के टायर में से हीलियम की मात्रा कम हो जाती है। मतलब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो हीलियम गैस टायर में से थोड़ी बाहर निकलती है। तो जब वो लैंड करता है ना, उस ड्यूरेशन में क्या होता है? उस ड्यूरेशन में गड़बड़ होती है, क्योंकि वायुयान के अंदर टायर में थोड़ी सी हीलियम में कमी आई। कम दूरी में तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ज्यादा दूरी होती है तब मालूम पड़ता है। टर्बुलेंस होता है, प्लेन ऐसा हिलने लगता है नीचे जमीन पर। अब ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन को भर के ट्राई किया गया, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में वैसे भी सर्वाधिक है, और ऊंचाई पर जब वो उड़ता है तो नाइट्रोजन इतनी बाहर नहीं निकल पाती, और जब इतनी बाहर नहीं निकल पाती तो हीलियम की जगह वर्तमान में जिस गैस का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन है। अरे ये तो छोड़ो यार, आप अपने वाहन के अंदर जाना, पेट्रोल पंप पे लिखा होता है नाइट्रोजन गैस भरवाएं, स्पेशल लिखा होता है कि सर वो जो हम कंप्रेसर वाले से भराते हैं वो एयर होती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। चलिए, है ना? नेक्स्ट, ये भी हो गया। अगली चीज, अधातु। विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। सिलिकॉन का उपयोग सोलर पैनल में करते हैं। मुक्त रूप से प्रकृति में कभी नहीं पाया जाता, वो कौन होता है? दोस्त याद रखिएगा, मुक्त रूप से कभी नहीं पाया जाता वो आपका कौन है? सिलिकॉन की बात कर रहा है यहां पर। किसकी बात कर रहा है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कभी भी मुक्त रूप से प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता, तो ये सिलिकॉन का एक पॉइंट है यहां पर। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शीतल जल से क्रिया नहीं करता। अरे पानी से ही क्रिया नहीं करता, मैं ऑलरेडी मैग्नीशियम के बारे में बता चुका हूं, ठीक है? तो मैग्नीशियम कभी भी शीतल जल के साथ क्रिया नहीं करता। हमें नाइट्रोजन पढ़ना है, इस पॉइंट को मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाते रहना। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? तो सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। ये वन लाइनर फैक्ट है, सीधे से आपको याद रखना है। पैरा यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को पैरा यूरेनियम कहते हैं। ऑलरेडी मैं इस चीज को आपको एफ ब्लॉक के तत्वों में पढ़ा चुका हूं कि यूरेनियम के बाद जो तत्व आते हैं, दोस्त याद रखिएगा, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? पैरा यूरेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरा यूरेनियम कहा जाता है। प्यारे साथी, द्रव तत्वों में सबसे भारी कौन सा होता है? मरकरी, है ना? द्रव तत्वों में सबसे भारी कौन है? मरकरी। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम। या सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ऑस्मियम। धातु में सबसे हल्का या सबसे कम डेंसिटी वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, या सबसे हल्का अधातु तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ये ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत पहले ही दिन जो 16 पॉइंट पढ़ाए थे उनमें डिस्कस कर चुका था। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्वाधिक गलनांक किसका होता है और सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो सबसे कम गलनांक होता है मरकरी का, जो -37 या 38 पर पिघल जाती है। टंगस्टन का होता है 3410 डिग्री आसपास, मैंने 3300 से 3400 भी आपको पढ़ाया भी है। सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक, देखो ओवरऑल बात की जाए, यहां तो हमने धातु की बात की थी। किसकी बात की थी? है ना, सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक वाले धातु तत्व, मेटल की बात की थी। किसकी बात की थी? मेटल की। तो मेटल में सबसे कम किसका होता है? मरकरी का, सबसे ज्यादा टंगस्टन का। लेकिन ओवरऑल बात कर ली जाए सभी तत्वों में, तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? कार्बन का, 3727 डिग्री के आसपास होता है। 3727, इसको है ना यहां पे इसको सुधारो। इसको 3310 करो, है ना? टंगस्टन से ज्यादा इसका होता है कार्बन का। हीलियम का -270 होता है। -270 पर हीलियम जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, ठीक है? रिवीजन नोट से करना है बेटा, नोट से। अक्रिय गैसों के गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होते हैं। ये -270 के आसपास में लिक्विड अवस्था में होती है। सोचो -270,
और -273 पर ठोस अवस्था में, मतलब ठोस और द्रव माइनस में होते हैं ये। ठीक है, सबसे अधिक व सबसे कम अभिक्रिया, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, और स्वर्ण जो होता है आपका, गोल्ड जो होता है जिसे हम Au बोलते हैं, वो सबसे कम क्रियाशील होती है, मतलब इजीली रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। तीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुओं में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का नाम अव्वल आता है। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी जाती है। तो ट्यूब, ये सब चीजें देखो रिवाइज हो रही है आपकी, है ना। मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ स्लाइड्स हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको एक साथ पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए मैं इनको हटा रहा हूं क्योंकि अब मैं हैंड रिटन पढ़ाने वाला हूं। ये 2 स्लाइड पढ़ लेते हैं। धातुओं को काटने और जोड़ने के लिए, भाई वेल्डिंग करते हैं तो वहां आग लगती है, आग लगती है तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले संयंत्रों में कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन डाइ। सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन और बड़ा तत्व सीजियम होता है ना। आशा धातु किसको कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। तो एक मैं आपसे यहां पर किसकी बात करूंगा, हाइड्रोजन की। एक मैं आपसे, है ना, हाइड्रोजन की। एक में यहां से आप बात करूंगा आपसे नाइट्रोजन की। इन दो के बारे में मुझे भी आपसे विस्तृत चर्चाएं करनी है ना। बस एक स्लाइड और हो जाए उसके बाद। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव द्रव धातु है, मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को पढ़ा चुका हूं। सड़क पर पीले लैंप, है ना, पीली रोशनी का कारण सोडियम होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये बस रिवीजन हुआ है आपका। चलिए हम बात करते हैं यहां पर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और द्रव्यमान इसका 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। आइए, नाइट्रोजन की खोज का श्रेय हम किसको देते हैं, डेनियल रदरफोर्ड। ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने परमाणु का नाभिक खोजा था, है ना, डेनियल रदरफोर्ड को दी जाती है। तो डेनियल रदरफोर्ड ने खोजा। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये गैस कैसी होती है, ये अज्वलनशील होती है, ठीक है। कैसी होती है, अज्वलनशील होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, ठीक है। दूसरा, जो नाइट्रोजन गैस होती है इसका उपयोग कहां करते हैं, चिप्स पैकेट में करते हैं। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, खाद्य पदार्थ के पैकेट में, तो याद रखना पैकेजिंग फूड के अंदर इसी गैस का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन गैस का और यूज कहां करते हैं, बल्ब में करते हैं। कहां करते हैं, बल्ब में। और कहां करते हैं, वायुयान के टायर में, ठीक है, वायुयान और वाहन के टायर में। तो वायुयान या वाहन वाहन के टायरों में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। प्यारे दोस्त, ये उर्वरक, ठीक है, या फर्टिलाइजर के तौर पर प्रमुख रूप से में प्रयोग होता है, नाइट्रोजन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं यूरिया, ठीक है, NH2CO NH2, ठीक है, जिसे हम यूरिया या कार्बामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया या कार्बामाइड कहते हैं। तो यूरिया या कार्बामाइड जो होता है, ठीक है, इसमें 46% क्या होता है, 46%, 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अगली पॉइंट याद रखिएगा यहां पर, जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के निर्माण में भी नाइट्रोजन का प्रमुख योगदान है। कि सर क्यों, क्योंकि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है, तो प्रोटीन के निर्माण में भी इसका एक अहम रोल होता है। नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो ये वायुमंडल के अंदर, आपका जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी पाई जाती है, 78% जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका एक ऑक्साइड होता है जिसे कहते हैं हम, ठीक है, N2O। इसे आप हास्य गैस कहते हैं, ठीक है, लाफिंग गैस कहते हैं। अगर हम मैं बात करूं आपसे नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ये वायु प्रदूषक, ये वायु प्रदूषण का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन करता है। और यही ऑक्साइड क्या करता है दोस्त, याद रखना, एसिटिक रेन के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि ये क्या बनाता है, ये पानी से क्रिया करके HNO3 बनाता है, और वो एसिटिक रेन का कारण है। HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। कौन से ब्लॉक का सदस्य है नाइट्रोजन, P ब्लॉक का सदस्य है, ठीक है दोस्त, याद रखिए। ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। नाइट्रोजन की और बात करूं मैं आपसे,
है ना। डेनियल रदरफोर्ड ने चिप्स के पैकेट में, बल्ब में, वायुयान में, उर्वरक में, प्रोटीन में, वायुमंडल, N2 हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन हल्की गैस होती है। अज्वलनशील तो वहां लिख दिया ना, तो हल्की गैस है, ठीक है। ठीक है, एक हल्की गैस होती है जो वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन के इतने पॉइंट, हालांकि और भी होते हैं, N2O5 होता है, ये होता है वो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पर हाइड्रोजन की। NH1 एटॉमिक नंबर 1 और द्रव्यमान भी 1। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? पॉप साउंड के साथ। और हाइड्रोजन जलने पर क्या उत्पन्न करता है? दोस्त याद रखिएगा, जलने पर पानी बनाता है, H2O बनाता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रदूषण, ये पॉल्यूशन कम करता है। क्या करता है? प्रदूषण कम करता है। अगर मैं यहां पर आपसे हाइड्रोजन की बात करता हूं तो दोस्त याद रखिएगा और भी पॉइंट है। 1H1 इसका समस्थानिक है जिसका नाम है प्रोटीरियम। इसकी एक विशेषता है कि इसमें नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होते हैं, शून्य पाए जाते हैं। एकमात्र एलिमेंट ऐसा एक होता है 1H2, इसे ड्यूटीरियम कहते हैं। इसी से बनता है दोस्त याद रखना D2O, हैवी वाटर, गुरु जल। इसका उपयोग कहां करते हैं? परमाणु रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसका? D2O का। ठीक है, एक और रह गया है, उसको देख लेना, 1H3, इसे कहते हैं ट्राइटीरियम। क्या कहते हैं? ट्राइटीरियम। ट्राइटीरियम रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप या समस्थानिक कौन सा है? तो वो ट्राइटीरियम है। हाइड्रोजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाइड्रोजन सभी अम्ल का अनिवार्य घटक है। मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड। ठीक है, सभी अम्ल का अनिवार्य घटक होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि इसे रखना कहाँ है। इसकी हैलोजन एवं क्षार धातु दोनों से समानता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
धातु की क्रिया अम्ल से होने पर ठीक है हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। इसका उपयोग लिक्विड ईंधन के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है। हैवी वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है? हैवी वाटर जो होता है आपका, वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है। ठीक है। पॉप साउंड क्या होता है बेटा? जलने पर पॉप ऐसा साउंड जनरेट करता है, तो जो जलने पर आवाज होती है वो पॉप जैसी सुनाई देती है। पॉप का मतलब कुछ नहीं है, एक साउंड है जिसका नाम है पॉप। तो आप कभी हाइड्रोजन जलने की आवाज यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। तो आप उस साउंड को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। है ना? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने भविष्य का ईंधन कहते हैं, पॉप साउंड के साथ जलता है, जलाने पर प्रदूषण वगैरह, प्रोटीरियम ड्यूटीरियम। चलिए, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में करते हैं। कहाँ करते हैं? रॉकेट ईंधन में। हाइड्रोजन को लिक्विड अवस्था में ले जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। चलिए, है ना? ये चीज आपने यहां पर अभी तक देखी। चलिए, मैंने आपको क्या बताया? अभी नाइट्रोजन बताया, मैंने हाइड्रोजन बताया, एक और देख लो यहां पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। एटमोस्फियर वायुमंडल में 0.03% होती है मात्र। ठीक है। आग बुझाने में सहायक है, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है, ये अक्सर भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं आपसे बात करता हूं, CO2 की बात करता हूं, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। हरित ग्रह प्रभाव के लिए जानी जाती है। ग्रीन हाउस के लिए अकेली गैस 50 से लेकर 75% तक जिम्मेदार है। ठीक है। इसकी वृद्धि से क्या होता है दोस्त, याद रखना, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान वृद्धि होती है। तो वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण कौन बनता है दोस्त? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CO2 गैस की अगर मैं बात करूं, तीनों में यही गैस होती है। आपने बेकिंग सोडे का नाम सुना होगा। NaHCO3। ठीक है। ये गर्म होने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है। इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में भी करते हैं। इसीलिए जो ब्रेड होते हैं, जो केक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीनों के अंदर से भी कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस की या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर में भरी जाती है। क्यों भरते हैं? क्योंकि वो खराब होने से बच जाती है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, वहां पर कौन सा अम्ल बनता है? ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है।
तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक का जो नेचर होता है वो इस कार्बोनिक अम्ल के कारण कैसा होता है, एसिटिक नेचर होता है। और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं CO2 के? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पादप या प्लांट द्वारा प्रयोग की जाती है। पौधा क्या करता है, 6CO2 प्लस 6H2O इस गैस को लेता है और C6H12O6 ग्लूकोज साथ में 6O2 ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। ये सारी चीजें वो करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कब करता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ड्यूरेशन टू फोटोसिंथेसिस। और यहां पर मदद करता है क्लोरोफिल, ठीक है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। इतने ही पॉइंट बन सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड से। इससे ज्यादा न मुझे याद आ रहा है, न मुझे अब कोई माइंड में फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, ठीक है। अगली चीज, अब यहां से हमारे जितने भी पार्ट्स थे, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर इस मेटल के बारे में हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक मैं 2 घुट पानी पी लेता हूं। बताइए। कोई और तत्व ऐसा लगता हो कि सर इसके बारे में बता दीजिए? जैसे मरकरी के बारे में पढ़ चुके हैं, सोडियम पोटेशियम सब के बारे में पढ़ चुके हैं, कोई और एलिमेंट ऐसा माइंड में आ रहा हो? खाना खा लो बेटा, खाना खा लूंगा, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मेरा शरीर देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना खाना खाता हूँ, ठीक है। खाना मैं मोस्ट प्रोबेबल एक ही टाइम खाता हूँ, और वो भी जब सब काम से फुर्सत हो जाती है तब। ऐसा नहीं है दिन भर भूखे रहते हैं, खाना खाते हैं। पॉप साउंड, अरे बेटा जलने पर एक साउंड होता है, जैसे होता है ना, आपके गाल पे पड़ती है तो चटाक की आवाज आती है, क्या फटाक की आवाज आती है? अब वो कहते हो सर ये चटाक क्या होता है, तब गाल गाल पे मारते हैं तो जो आवाज होती है, वैसे ही हाइड्रोजन जलने पर एक आवाज होती है। चलिए, कब तक चलेगा बेटा, कम से कम 10 बजे तक तो चलेगा। आज आपकी मैं नहीं सुनूंगा, कब तक चलेगा? कल मेरी मैराथन है, ठीक है। इस कारण से आपकी क्लास 8 बजे नहीं होगी, 9 बजे होगी। दोस्त, मेरी जो क्लास है ना कल, दोस्त याद रखना। जैसे कि नहीं, रोटी तो 2 नहीं खाता हूँ, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं, है ना। रोटी तो मैं 4 एक खा ही लेता हूँ, 4 5, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ, मेरी मैराथन चलेगी कल 3 बजे से। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 8 से 9 मेरी क्लास है, 9 से 12 विनय सर की क्लास है, 12 से 2 या 2:30 बजे तक विनय सर की क्लास है। फिर 3 बजे से मेरी मैराथन चलेगी, जो लगभग 8:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद मैं आधे घंटे का रेस्ट लेकर के कल आपकी एक क्लास वापस से लूंगा, 2 घंटे की। उसमें आपके 2 टॉपिक में करवाऊंगा, ठीक है। कि सर क्या कर रहे हो, हाँ कल क्लास लोगे, हाँ कल क्लास लूंगा, ठीक है। दोस्त याद रखिएगा, उस क्लास के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको आज बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, उसमें क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रसायन। कल आपकी अंतिम क्लास हो जाएगी, तो एक दिन मैं आपका और लेना चाहूंगा। हाँ मुझे पता है संडे है कल, इसीलिए तो ले रहा हूँ, क्योंकि मंडे से फिर आपकी क्लास मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ AWTPO वाले बच्चों की क्लास चलेगी। CO2 का लास्ट में दोबारा बता दो, प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा, ठीक है। देखो, ये पौधे की जड़ होती है, ठीक है। इसके ऊपर पौधा होता है, क्या हाँ सर? पौधे के ऊपर यहाँ पर ग्रीन पत्तियां होती है, क्या हाँ सर? यहाँ से सनलाइट आ रही होती है, क्या हाँ सर? ठीक है। अब पौधा यहाँ से कौन सी गैस लेता है, CO2 गैस, है ना। जमीन से क्या ऊपर पहुंचाता है, कि सर पानी। तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपस में क्रिया करते हैं प्लांट के अंदर, और ये ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इस ऑक्सीजन पे आप जिंदा हो बेटा, ठीक है। चलिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई और बाकी है। चलिए, बहुत बढ़िया। बेटा अमन, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए अंकित सर ने एक वीडियो बना रखा है बेटा, आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। मिश्रण एवं विलयन, ठीक है।
ये हम पढ़ना यहां से शुरू करेंगे। मिश्रण और विलयन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं, उसका नाम है कंपाउंड। उसका नाम क्या है? कंपाउंड। इनका निश्चित सूत्र होता है। एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, दे हैव ओन फॉर्मूला या फिक्स्ड फॉर्मूला। इनके अपने गुण होते हैं। दे हैव ओन प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इनका निश्चित अनुपात होता है। दे हैव डिफाइनाइट रेशो। इनका एक क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। इन्हें साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। दे डू नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। देखो दोस्त, दो एग्जांपल दूंगा और ये सारे पॉइंट जो भी लिखे हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा। आपने H2O का भी नाम सुना है, आपने NaCl का भी नाम सुना है। H2O में से यहां पर आप हाइड्रोजन को लीजिए और यहां पर आप ऑक्सीजन को लीजिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हाइड्रोजन होती है ये जलती है, खुद जलती है, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑक्सीजन जलाती है। क्या करती है? जलाती है। कोई चीज किसकी उपस्थिति में जलती है? दोस्त याद रखिएगा, कंपाउंड सॉल्यूशन मिक्सचर हो गया। क्या बात कर रहे हो? मैंने जो मेरी डायरी है उसमें तो लिखा हुआ नहीं था यार। कंपाउंड मिक्सचर सॉल्यूशन पढ़ा दिया क्या? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। हाँ, AWTPO के लिए भी है। एक बार कंफर्म कर दो यार, मैं खोल के देखता हूँ एक बार। मैंने क्या करा, मेरी डायरी में से कंफर्म किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कंपाउंड एंड मिक्सचर हो गया यार। हो गया हो गया हो गया। कंपाउंड एंड मिक्सचर हो गया। पता नहीं यार फिर मेरी डायरी में क्यों लिखा हुआ नहीं था ये। कैसे स्लो एंड फॉर्मूला, ये भी हो गए हैं। हो गया भाई ये। चलो कोई ना, पढ़ लिया तो कोई पेट दुख नहीं जाएगा हमारा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ एक बात लिख देता हूँ, है ना। पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए अच्छा हुआ भाई यार बता दिया। अब छुट्टी, अरे काय की छुट्टी है? गुनगुन, क्या गुनगुन करती रहती हो? देखो, और ये पानी जो होता है ये क्या करता है? आग बुझाता है। अब आप खुद ही देखिए कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन पानी आग बुझा रहा है। भाई कतई जहर। नहीं नहीं, मैंने देख लिया, सही में हो चुका है वो। अब हुआ ये कि हम एक डायरी मेंटेन करते हैं। देखो मैं आपको आज दिखाता हूँ। अब क्लासेस चलती है 5 से 7। अब या तो ये हो गया होगा कि इसमें
हम आपके टॉपिक्स लिख के रखते हैं कि क्या हमको करवाना है। जैसे AWTP वाले बच्चे देख रहे होंगे कि सर हमारे लिए लिखे हैं कि नहीं, ये बेटा आपके भी लिखे हुए हैं, देखो AWTPO। ठीक है, तो ये ऐसे लिखे हुए होते हैं, और इनमें से मैंने पता नहीं क्या मेरे माइंड में बैठा हुआ है कि मैंने टिक नहीं किया इसके ऊपर, क्यों ही माइंड में आ गया मेरे ये। एक ही टॉपिक बचेगा अब इसके बाद आपका, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ ना, देखो भूखे पेट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ ना, आग बुझाता है। अब देखो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का एक अनुपात होता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे, 1:8 में ही आप इनको द्रव्यमान को लेना होगा तो ही ये बनेंगे। तो देखो इनका एक निश्चित सूत्र होता है, इनके अपने गुण है। भैया पानी आग बुझा रहा है, इन दोनों के गुण होते हैं तो भयंकर विस्फोट कर देता। इनका निश्चित अनुपात है, देखो 1:8 में पाए जा रहे हैं। अब आप सोचो कि मैं पानी को गर्म करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल सुबह ले लो बेटा, मैंने कहा ना 8 से 9 मेरी क्लास है, 9 से 12 विनय सर की क्लास है, हम दोनों का स्टूडियो एक ही है, और 12 से 2 ढाई तक उनकी फिर क्लास है, और 3 बजे से लगभग 8:30 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक मैं मैराथन लूंगा कंटिन्यूअसली, और उसके बाद आधा घंटा चाय नाश्ता करके फिर आपकी क्लास में शुरू कर दूंगा। कल आपकी क्लास 1-1.5 घंटे में मैं छोड़ दूंगा, कल इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, NaCl, ठीक है, NaCl में एक Na होता है और दूसरा कौन होता है, Cl। अब देखो क्लोरीन एक जहरीली गैस है, कैसी गैस है, जहरीली गैस है ना, जहरीली गैस होती है। और ये जो सोडियम होता है, दोस्त याद रखिएगा, सोडियम ये हवा में आग पकड़ता है। भाई हवा में क्या करता है, आग पकड़ता है। अगर इन दोनों के गुण अगर आ जाते तो किसके अंदर, NaCl में। भैया इसको तो हम नमक है ना, सब्जी में नमक डाल के खा लेते हैं। क्या सर बात तो सही है आपकी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन लाइफ हो गया सर जी, हाँ वो तो हो गया मानव जीवन में रसायन। केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते उसको, केमिकल इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रसायन हो चुका है वो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भैया, NaCl, है ना। तो NaCl तो हम खा लेते हैं, अगर इन दोनों के गुण होते तो भाई साहब नमक जैसे ही सब्जी में डालते ओम फट स्वाहा आग लग जाती और ये गैस फैल जाती, टाइम टाइम फिश। तो भाई साहब देखो इसके अपने गुण हैं, इनके ये अवयव के गुण इसमें नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, मिश्रण और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन की। हाँ ये टॉपिक हो गया है ना, हम भी नहीं करवा रहे। चलो, वो मैं किसी कारणवश मेरी डायरी में टिक नहीं था तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरी गलती हो गई। लेकिन देखो इसमें मेरी अच्छाई है ना। अगर मान लीजिए कि वो तो टॉपिक हो गया, नहीं हुआ होता तो मेरे मुझे करवाना था या नहीं करवाना था, है ना, दोस्त याद रखिएगा। हाँ मेरी कल आप लोगों के लिए कल लास्ट क्लास होगी। चलिए देखो, ये टॉपिक पढ़ने में मजा ना आए तो कहना, मतलब आप हंस हंस कर, मैं चप्पल पहन लूं यार, पाँव ना दर्द होने लग जाते हैं 8-8 9-9 घंटे तक खड़े रह रहे के। चलो आओ, कि ये टॉपिक अगर आपको मजा ना ला दे तो कहना, भूख नहीं लगी भाई। हम काम, देखो जीवन में एक चीज हमने सीखी है कि काम अगर कोई कर रहे हो ना, तो उस काम में आपकी फिजिकल चीजें कभी नहीं आनी चाहिए बीच में। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, नहीं हमें भूख लग रही है, हमें ये हो रहा वो हो रहा, नहीं, पानी इसलिए चाहिए क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, अगले दिन पढ़ा नहीं पाएंगे। चलिएगा, है ना। केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, अरे भाई केमिकल रिएक्शन ही तो करा रहे हैं, ये पढ़े ना लाला, कॉपी पेस्ट वाले। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ही तो लिखा हुआ है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया ही करवा रहे हैं ना। मानव जीवन में रसायन हुआ है, हम ये बोले हैं आपको। ठीक है, हम ये नहीं बोले हैं कि मानव जीवन में केमिकल रिएक्शन, मानव जीवन की केमिकल, ये टॉपिक आपको बहुत मजा देगा। क्या सर कैसे, देखो दोस्त, आपका एक दोस्त है, वो क्या करता है, एक मादा को, है ना, देखता है, उसे पसंद करता है कि मेरे ख्वाबों की रानी तुम मेरे साथ हो जाओ, मेरे ख्वाबों की रानी तुम मेरे साथ हो जाओ, मेरे अधूरे जीवन में तुम रंग भर जाओ, मेरे ख्वाबों की रानी तुम मेरे साथ हो जाओ, है ना, मेरे अधूरे जीवन में तुम रंग भर जाओ। एक एहसास ऐसा मैंने पाला है, एक एहसास ऐसा मैंने पाला है, बताओ तुम्हारा, बताओ तुम्हारा। ठीक है,
बताओ तुम्हारा क्या किसी और से भी पाला है। तो भाई जब ये इससे ऐसी बात करता है तो ये कहती है कि नहीं, मेरे जीवन साथी हो तुम, मेरे जीवन साथी हो तुम, मेरे अधूरे जीवन के हम सफर हो तुम। अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो हम कुछ अभिक्रिया कर जाएं, अगर हम साथ हो जाएं तो हम कुछ अभिक्रिया कर जाएं और एक छोटा सा प्रोडक्ट हमारा भी हो जाए। एज इट इज केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, इन दोनों ने आपस में क्या करा कि चलो हम तुमसे मिलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, चलो हम तुमसे मिलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। यहां भी जीवन में भी क्या होता है, यही तो होता है ना, कि वो कहते हैं ना कि, है ना, Na और Cl, ये Na और Cl जब आपस में मिले, इन्होंने केमिकल रिएक्शन की और एक क्या बना दिया। तो इस डायरेक्शन में ये जो पदार्थ होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्त। देखो ये जो पदार्थ, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये क्यों अभिक्रिया करते हैं, क्यों रिएक्शन, क्योंकि अधूरापन पूरा करने के लिए। जैसे आपने किसी को चाहा किसके लिए, अधूरापन पूरा करने के लिए। प्यारे दोस्त समझना, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 और 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 और 8 7 होता है भैया, 17 होता है टोटल। अब हर तत्व चाहता है कि वो अपने अष्टक को पूरा करे, जैसे हर लड़का चाहता है, हर लड़की चाहती है कि वो अपना जीवन पूरा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं। अभी एक मैंने न्यूज पढ़ी भाई साहब, मैं हिल के दंग हो गया। एक लड़का था, अभी मैंने जस्ट ये समझ लो इस क्लास के पहले उस न्यूज को पढ़ा, सुनकर मैं दंग रह गया। एक लड़का था, वो भैया पैरामिलिट्री में था, पैरामिलिट्री से उसने रेलवे की एग्जाम को क्रैक किया कि मेरी मोहब्बत मेरे पास आ जाए, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके घर वालों से बात करी, साहब लड़का रेलवे में, घर वाले मान गए, शादी हो गई साहब, लव मैरिज हो गई। घर आए तो मम्मी पापा से लड़ने लगी, तो लड़का उसे अलग से रखने लगा। फिर उसने एक दिन अपने पति को निपटा दिया और बोला कि इसको हार्ट अटैक आ गया साहब। घर वाले को उसका नेचर मालूम था कि हमसे लड़ी होगी तो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। घर वाले पोस्टमार्टम पे अड़ गए। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गला घोट के मारा गया है साहब, दम घुटने से मौत हुई है इसकी। पता चला, फिर पत्नी ने कबूला कि मैं इसको मारकर इसके रेलवे की नौकरी हथियाना चाहती थी। मेरा दिमाग उड़ गया भैया। मतलब अभी तक तो ये था कि मोहब्बत चाहिए तो हम सिंदूर उजाड़ देंगे, मोहब्बत चाहिए तो हम सिंदूर उजाड़ देंगे, तुमने पाल पोस कर किया है इतना बड़ा, है ना, तुमने पाल पोस कर किया है इतना बड़ा, हम इसे नीले ड्रम में डाल देंगे। लेकिन ये चीजें तो चलो हट गई, अब भैया नौकरी के लिए कि ये मर जाएगा तो इसकी नौकरी मुझे मिल जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी। अब अनुकंपा तो गई, अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया एज इट इज यहां पर भी होता है केमिस्ट्री के अंदर, कोई ज्यादा क्रियाशील मिल जाए तो तत्व उसको छोड़ के उसके साथ निकल लेता है। अब जैसे यहां हुआ, ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अंत में होना। देखो इसके लिए अष्टक पूरा करना आसान है, 1 दे दे तो अंत में 8 बच जाएगा। इसके पास 7 है तो ये एक किसी से ले ले तो इसके लिए 8 हो जाएगा। तो ये क्या करता है क्लोरीन, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम से, और सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके अंत में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसके अंत में यहां पर 7 और 1 मिलकर कितने हो जाते हैं, 8। तो दोनों के 8 8 हो जाते हैं। दोस्त याद रखना, यहां पर अष्टक पूर्ण करने का नियम होता है प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेव लॉ, अंत में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें या पार्टनरशिप करें, कैसे भी करें, बस 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको कहा, सोडियम के पास 2 और 8 1 इलेक्ट्रॉन थे कि जी भैया, यहां पर 2 और 8 रह गई क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब तक वो एक इसके पास था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं था। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पहले 2 8 और 7 था तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 7 से 8 किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या किया जा सकता है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, क्या किया जा सकता है, हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो प्यारे दोस्त बंध बना सकते हैं। सबसे पहला बंध आता है आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध ये कहा जाता है। एक सिंपल सी लाइन याद रखना कि जब भी आपको कोई मेटल दिख जाए और नॉन मेटल दिख जाए, एक धातु और दूसरी अधातु दिख जाए, सर हम कैसे पहचानेंगे, बड़ा प्यारा सा आपका डाउट बनेगा दोस्त। कभी आपको ये चीज मिल जाए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, याद रख लेना कि किसी के साथ में या नॉन मेटल दिख जाए किसी के साथ, ये अधातु की पहचान बता रहा हूं, वो हमेशा गेस होगी कि सर जैसे कि अगर हाइड्रोजन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, फ्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए, दोस्त याद रखना, नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, हीलियम मिल जाए, नियोन मिल जाए, ऑर्गन मिल जाए, ठीक है, क्रिप्टॉन मिल जाए, जिनोन मिल जाए, रेडोन मिल जाए, या फिर
सॉलिड में कार्बन मिल जाए, फॉस्फोरस मिल जाए, है ना, सल्फर मिल जाए, ये सल्फर तो छोड़ ही दो, ठीक है चलो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब अगर नाम मिल जाए किसी धातु के साथ में तो समझ लेना वहां पर आयनिक बंध होगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर समझना, तो धातु और अधातु के बीच बनने वाले जो बंध होते हैं, है ना, याद रखना, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक बंध। जैसे यहां देखो, मैग्नीशियम आपका धातु होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है। सोडियम धातु होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। कैल्शियम धातु होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। पोटेशियम धातु होता है, आयोडीन आपका नॉन मेटल होता है ना। कॉपर आपका मेटल होता है, सल्फर ऑक्सीजन आपके नॉन मेटल होते हैं। कैल्शियम आपका मेटल होता है, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल होते हैं, है ना। ये CaSO4.2H2, ये 2H2 हटा दे, है ना, 2H2 चलो फॉर्मूला लिखा था, कोई दिक्कत। यहाँ CaSO3, यहाँ कैल्शियम है और CO3 कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटल होते हैं। सिल्वर आपका मेटल होता है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है ना। सिल्वर आपका क्या होता है, मेटल, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल होता है। सोडियम आपका मेटल होता है और N और O ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मरकरी आपका मेटल होता है और आपका यहाँ पर सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सिल्वर आपका वापस से मेटल होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल होते हैं। तो भैया ये जो आपको चीजें यहां पर दिख रही है कि एक धातु के साथ अगर कोई अधातु बंध बनाती है, अब आपको किस, और हमको तो ये भी समझ में नहीं आया, अब लिख के देता हूं, इसके बाद अगर बंध भूल जाओ तो बता देना, ठीक है। आ जाओ इधर, देखो दोस्त, क्या हुआ, 3 गांव थे। कितने गांव थे, 3 गांव, ठीक है। बताओ तुम्हारे नाम के उदाहरण ले लूं क्या, बताओ तुम्हारे लड़कों का, लड़कियों का नहीं, लड़कों का नाम, तुम्हारे नाम के उदाहरण ले लूं क्या, बताइए। कतई जहर, मजा आ जाएगा तुम्हें भी, चलो। अरे बेटा अभी तक तो समझाया ही नहीं, अब समझाऊंगा मैं, रिएक्शन तो अब बताऊंगा। बताओ, आपके नाम के उदाहरण ले लूं क्या जी, चलो। पहला नाम है नीतीश, चलो। प्रिया, बेटा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमको यह ब्याह करवाने हैं, ठीक है। चलो, कपिल, अगला, मुकेश, अजय, थोड़े अच्छे सरल नाम हो, दुष्यंत, दुष्यंत, भैया बहुत खतरनाक नाम हो जाएंगे। अरे सर जितेंद्र, जितेंद्र को जीतू बोल देते हैं, चलो। और अमन, तुम बहुत कमेंट करते हो, तुम्हारा नहीं लूंगा मैं। अजय हो गया। गर्ल्स का इसलिए नहीं ले रहा हूं, अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरुण ले लेते हैं, चलो। जीतू मुकेश कर देते हैं और अजय के साथ अरुण कर देते हैं। अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। देखो, एक एक क्या हुआ, एक देश है, ठीक है, एक देश है युगांडा करके, वहां पे 3 कबीले हैं साहब। कितने कबीले, पहला कबीला, दूसरा कबीला और तीसरा कबीला, ठीक। कितने कबीले, 3 कबीले साहब। इन तीनों कबीले में क्या हुआ कि ये नीतीश और कपिल दोस्त थे, अरुण और अजय दोस्त थे, जीतू और मुकेश दोस्त हैं। इस कबीले की निशानी होती है कि यहाँ शादी तभी होती है जब 100 गायें होती है इनके पास। कितनी गायें होती है, 100 गायें होती है। तो 100 गायें होती है तो शादी हो जाती है, ठीक है। अब इनको ये समझ में नहीं आएगा नाम दे के हमने अच्छा किया या बुरा किया, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब इस इनके पास, इनके कबीले में क्या होता है, इनके कबीले में एक रूल है कि भाई साहब 100 गायें होनी चाहिए, ठीक है। तो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं ये, तो अफ्रीका में रहने वाले हैं, तो 100 गायें होगी तो शादी हो जाएगी, ये इनके कबीले का रूल होता है। अब समझ लेना अच्छे से। अब होता क्या है, नीतीश और कपिल दोस्त हैं, है ना। इस कपिल ने देखा यार कि मेरी तो शादी हो गई, कपिल के पास 110 गाय थी। कितनी गाय थी, 110 गाय थी। और इस नीतीश की शादी नहीं हो रही क्योंकि इसके पास सिर्फ 90 गाय हैं और ये 10 गाय खरीद भी नहीं पा रहा है, किसी से ले नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके पास 100 गाय हो नहीं पा रही तो इसकी शादी नहीं होगी, ये रूल है वहां का, ये नियम है वहां का, ठीक है। तो दोस्त याद रखना, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कपिल को अपने दोस्त पर थोड़ा सा तरस आया। इसने सोचा कि काम कर यार, क्या नीतीश, तेरा ब्याह करवाते हैं, तेरी शादी कराते हैं। कि कैसे कराएगा यार, मेरे पास तो 90 गाय हैं। कि एक काम कर, मैं तेरे को 10 गाय देता हूं। कितनी गाय देता हूं, 10 गाय मैं तुझे देता हूं। तो कपिल के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। नीतीश के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। इसकी 90 से कितनी गाय हो गई, 100 गाय। कपिल खुश,
कि अब तो मेरा भी ब्याह होगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इस कपिल ने नीतीश को क्या दे दी भाई, 100 गाय दे दी, मतलब 10 गाय दे दी, 100 हो गई। अब कपिल का भी ब्याह हो गया, मतलब कपिल का तो हो ही गया था, नीतीश का भी क्या हो गया, ब्याह हो गया। मतलब जहां पर कमियों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है, इस तरह का जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है। मतलब एक दान देता है और दूसरा ग्रहण करता है। कौन सा बंध होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इस तरह का बंध जहां एक दान दे और दूसरा ग्रहण कर ले, दोस्त याद रखिएगा, वो आयनिक बंध होता है। ठीक है, हाँ, ये मसाई ट्राइब में होता है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने अफ्रीका के इनके कबीले कर दिए। अब दूसरा है अरुण और अजय, इन दोनों के ब्याह नहीं हो रहे, इन दोनों के ब्याह नहीं हो रहे। दोनों के पास भाई साहब है ना, याद रखिएगा, गाय भी 90-90। ठीक है, ना इसका ब्याह होए ना इसका ब्याह होए, ना इसका ब्याह होए ना इसका ब्याह होए। अब ये अजय और अरुण मिलके क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि क्या, एक काम कर, मेरे को कल लड़की देखने वाले आ रहे हैं, ये अजय बोलता है कि ठीक है भाई, ये अजय बोलता मेरे को लड़की देखने वाले आ रहे हैं, तो एक काम कर, तेरी 10 गाय मुझे दे देना। कि यार मैं दे दूंगा, मेरी तो 80 रह जाएगी, मेरे को 10 कमाने। अरे कि मांग परमानेंट थोड़ी ले रहा हूं, कि जब मेरे को लड़की वाले देख के चले जाए, तेरी गाय तू रख लेना। यार दिमाग, आइडिया सही है तेरा, मतलब परमानेंट नहीं दे रहे हैं, कि कुछ समय के लिए जब लड़की वाले देखना है, तेरी गाय मुझे दे देना। वो तो गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5, वो तो 100 गिन के निकल लेंगे कि हाँ, कि बस यही तो चाहिए। याद रखिएगा, यही तो चाहिए दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस कि वो जैसे ही जाएंगे, फिर कि जैसे ही जाएंगे तेरी 10 गाय तू ले जाना। यार आइडिया सही है। इस तरह से अजय की शादी हो गई, है ना, इस तरह से किसकी शादी हो गई, अजय की शादी हो गई। अब बात आई अरुण की शादी, इन्हें पता ही नहीं चलने दे रहे, ना बीवी को पता चलने दे रहे क्या 90 हमारे पास, क्योंकि पशु आधे आधे करके इधर आधे उधर आधे इधर, रोज तो कोई गिनेगा नहीं। इनने दिमाग अच्छा लगाया। तो भाई साहब जब अरुण को देखने वाले आए, अरुण ने बोला यार अजय, कल लड़की वाले आ रहे हैं, कि एक काम कर, तू 10 गाय आज ही ले जा। तो इसने अपनी 90 में से 10 गाय इसको दे दी, तो अभी वर्तमान में इसके पास 80 है। मतलब जब इसको देखने आए, तो भाई साहब इसकी 10 गाय इसने इसको दे दी, जब इसको देखने आए 10, लेकिन परमानेंट नहीं दी, सिर्फ उसके लिए दी कि काम हो जाए, जैसे आजकल यही होता है इंडिया में, ये दिख रही जहां तक जगह सब अपनी है। भाई साहब ये समझाते हैं, तो बात समझ में आई आपको। इस तरह के जो बंध बनते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, यहाँ होती है साझेदारी। क्या होती है, साझेदारी, पार्टनरशिप। और ऐसा मुख्य रूप से कहां होता है, जहां इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अधातुओं के बीच में, इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, जहां पार्टनरशिप दोनों तरफ से की जाए, सहसंयोजक बंध कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, एक तीसरा होता है। तीसरे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जीतू, इस जीतू के पास 100 ही गाय हैं। कितनी गाय, 100 गाय। जीतू की शादी हो गई, मुकेश के पास 90 गाय हैं। अब देखो होगा क्या, कि अगर जीतू इसको 10 पर, इसका तो ब्याह हो गया जीतू का, अगर ये 10 परमानेंट गाय इसको दे दे, तो इसका ब्याह टूट जाएगा, तुमने झूठ बोल के शादी करी साहब। तो क्या करता है कि यहां पर पार्टनरशिप एक तरफ से ही होती है। मतलब ये बोलता है जीतू के, एक काम कर यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है। किसको बोलता है, मुकेश को। यार लड़की देखने वाले कब आ रहे हैं, कि कल आ रहे हैं, कि एक काम कर कर, कल लड़की देखने वाले आ रहे हैं ना, कल अगर लड़की देखने वाले आ रहे हैं, तो तू मेरी 10 गाय ले जा आज। कितनी ले जा, 10 गाय। लड़की वाले रिश्ता फाइनल कर दे, तेरी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे लौटा देना। तेरी शादी हो जाए, तेरा रिश्ता हो जाए, उसके बाद मुझे लौटा देना, कि ठीक है भाई। तो यहां पार्टनरशिप एक तरफ से ही की गई, दोनों तरफ से नहीं, क्योंकि उसका तो सोच है उसके पास। और इस तरह का जो बंध बनता है उसे कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या तीनों कबीले के कहानी समझ में आ गई? ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कमेंट करो जल्दी से। ये कहानी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तुमको ब्याह की बातें पहले समझ में आती रे? हाँ गुरुजी, समझ में आ गई। कतई जहर लोगो तुम, मिटा देता हूं मैं अब ये कबीले, पता चले नोट्स में कबीले पढ़ रहे हैं, बाद में जो बच्चे सीधे पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ये गाय क्यों लिखवा रहे सर केमिस्ट्री में, सर को केमिस्ट्री नहीं आती लगता है गाय पढ़ा दिए इनने। ये मुकेश अरुण कब से आ गए केमिस्ट्री के अंदर। चलो दोस्त, अब याद रखना, पहला कबीला जहां पर क्या करते हैं, ये प्रबल बंद होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या करा था, दो दोस्त थे, एक ने परमानेंट 10 गाय दे दी, तू रख ले, तेरा रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि मजबूती। जहां पर उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं, एक दान देगा दूसरा ग्रहण करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है, इस तरह से जो बंध बनता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इससे मजबूत बंध कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक के पास 110 गाय थी, एक के पास 90 गाय थी, उसने परमानेंट 10 दे दी,
तो दोई का जीवन भरपूर चलेगा। सबसे खतरनाक दिक्कत में वो दूसरे वाले होंगे क्या, जिनने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि भाई साहब दोई के पास 90-90 थी, थोड़े समय उसने दिखा दी। अब जिस दिन सच का पता चलेगा भाई साहब छोड़ जाएगी वो बात, समझना। तो धातु एवं अधातु के मध्य क्या बनते हैं दोस्त, याद रखेगा, आयनिक बंध बनता है और ये प्रबल बंध होता है ना। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक इसमें दान देगा और दूसरा ग्रहण करेगा। एक दान देगा क्योंकि एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है ना। इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब इजीली ये ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूट सकते, क्योंकि भैया उसने परमानेंट दान दे दिया। तो गलनांक भी ज्यादा, क्वथनांक भी ज्यादा। क्लास चल रही है, बाद में लगाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे ही दिया था। अब यहां पर अगला बंद अगला आप बंद देखिए, है ना। ये जल में घुलनशील होते हैं। किसी की बात कर रहे हैं आयनिक की। नमक पानी में घुलता है कि नहीं घुलता? नमक ले लो यार, NaCl। NaCl में आयनिक बंद होता है। क्या पानी में घुलता है? क्या? हाँ सर घुलता है। अगर सूखे नमक पे तुम करंट छोड़ोगे, आपको करंट नहीं लगेगा। ये दोस्त याद रखिएगा, सूखे में करंट छोड़ोगे आप, कहना सूखे नमक में नहीं लगेगा, लेकिन नमक के पानी में करंट छोड़ोगे करंट लगेगा। तो पानी में घुलते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। तो सूखे नमक के ऊपर करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये नमी है, इसमें पानी मिला दिया जाए नमक के अंदर, तो ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। तो जल में घुलते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, जल में घुलने पर विद्युत के सुचालक होते हैं। इन एक्वाटिक सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन अगर ये पानी में घुल दिए जाए तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। गुरुजी कतई मजे आ गए। हाँ मजे तो आएंगे ना, तुम्हारा ब्याह हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, याद रखना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। ये वही पार्टनरशिप हुई, दोनों के पास 90-90 गाय थी, भैया पार्टनरशिप। अब ये बंध कभी भी टूट सकते हैं। तो निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, निम्न गलनांक और क्वथनांक वाले। पानी जो होता है ना, और एवं ध्रुवीय विलायक में अविलय, पानी में घुलेंगे ही नहीं, डिजोल्व नहीं होंगे। जैसे मेथेन CH4, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, अधातुएं हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इस प्रकार का बंध होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, फ्लोरीन में, क्लोरीन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, अमोनिया में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक भी मेटल नहीं दिखेगा, सारे अधातु। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों अधातु, नाइट्रोजन 2 बार आई दोनों अधातु, हाइड्रोजन ब्रोमीन अधातु, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अधातु, कार्बन और ऑक्सीजन अधातु, क्लोरीन 2 बार क्लोरीन के मॉलिक्यूल ClCl दोनों ही अधातु। तो भैया ये हमेशा किसमें बनता है, नॉन मेटल्स के बीच, अधातुओं के मध्य बनता है। यह अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, दोस्त याद रखना, डिजोल्व इन पोलर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए बेंजीन, बेंजीन आपका कैसा है, एक अध्रुवीय विलायक है। मतलब ऐसे बेंजीन में इजीली घुल जाएंगे और किसी में नहीं घुलते हैं। ये किस में बनता है, अधातुओं के मध्य बनता है, दोस्त याद रखिएगा। फिर आता है आपका उपसहसंयोजक बंध। यहां पर देखो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु दे रहा है। वहां कबीला याद आया आपको कि हाँ सर, एक के पास 100 गाय थी, एक के पास 90 गाय थी, क्या हाँ सर। अब मैं ना ऐसे उदाहरण आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने एक दिक्कत देखी है। जब मैं मध्य प्रदेश के अंदर ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कबीले के एग्जाम्पल से मैंने एक बार बच्चों को पढ़ाया। मैंने एक बच्चे को खड़े करके पूछा कि चल बच्चे, भाई आज पढ़ाया कल पूछा कि बच्चे चल बता सहसंयोजक बंध क्या होता है। कि सर अगर 110 गाय कबीले में हो और 10 गाय दे दी जाए, है ना, और दूसरे वाला 90 वाला 10 गाय को ले ले वहां सहसंयोजक। भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं इनको क्या पढ़ा रहा था, ये गाय जवाब दे रहे हैं। अगर कल को इनसे किसी और ने रास्ते में पूछ लिया कि बताओ क्या होगा, या कॉलेज में पूछ लिया और ये गाय की कौन मास्टर पढ़ा रहा है तुमको कभी मेरे पास गलती से फोन आ गया, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं तुम इज्जत के कचरे करवा दोगे मेरे। तो भाई साहब ऐसी कंडीशन में फिर मैं ऐसे एग्जाम्पल कम देना कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया। मैं डायरेक्ट पढ़ो यार, तुम कम समझ में आएगा, पर तुम गाय वाय तो कम से कम एटलीस्ट ये तो रखोगे कि हाँ हाँ ये होता है देने में। नहीं तो कभी ले याद रहते हैं तुमको, तुम भूल जाते हो एंड में कि क्या चीज थी वो। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है, सिर्फ एक परमाणु देता है ना दोस्त, याद रखिएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड और HNO3, लेकिन अमोनियम क्लोराइड अपवाद होता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ये भी एक कमजोर बंध है। अब देखो एक और खतरनाक चीज होती है, तीसरा वाला, ठीक है, हाइड्रोजन बंध। अब यहां क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बंध वैसे सहसंयोजक बंध होता है। ये दूसरे वाले कबीले को याद करो, ठीक है, दूसरे दोनों वाले के पास 90-90 गाय थी कि हाँ भैया। अब देखो ये जो अरुण था और ये अजय थे, दो नाम लिए थे हमने, एक लिया था अरुण और एक लिया था अजय। तो ये जो अरुण और अजय थे, इस अरुण को जब लड़की वाले देखने आए तो इसने अपनी 10 गाय किसको दे दी, भैया इसको दे दी, है ना, याद रखिएगा, अजय ने अरुण को दे दी। तो 90 मिलाकर इसकी कितनी गाय हो गई, 100 गाय हो गई। लेकिन ये अरुण जो निकला ना, ये थोड़ा सा स्वार्थी निकला। इसका ब्याह हो गया, इसकी शादी हो गई अरुण की।
अब जब अजय को लड़की वाले देखना है तो अजय बोलता है कि भाई 10 गाय तेरी दे दे यार और 10 गाय मेरी भी दे दे, कि 10 मैंने जो दी थी वो भी दे दे, क्योंकि इसने जैसे इसको 10 दी इसके पास अभी वर्तमान में कितनी है, किस 80। तो इधर से अरुण बोलता है कौन सी गाय, कैसी गाय, तूने कब दी मेरे को, ये तो मेरी गाय है, मेरे पास तो 100 है इसलिए तो मेरा ब्याह हुआ। अब भाई साहब अजय का दिमाग खराब, अजय का दिमाग खराब के 10 गाय भी गई, 90 से 80 हो गई, है ना। लड़की तो दूर की बात है भाई साहब, अब कोई 90 पे से 100 करना सरल था, लेकिन 80 से 100 कैसे करूं। तो जब सहसंयोजक बंद आयनिक बंद की तरह बिहेवियर करे, आयनिक मतलब इसने परमानेंट रख लिया, अब दे ही नहीं रहा, जैसे कि आयनिक बंद में क्या हुआ था, परमानेंट दान दे दिया जाता है। तो जब भी कोई, याद रखिएगा, सहसंयोजक बंद आयनिक बंद की तरह बिहेवियर करता है, हालांकि बाद में वापस से मान जाते हैं, रजामंदी हो जाती है। तो प्यारे दोस्त, हाइड्रोजन परमाणु का अन्य परमाणु के साथ बंध बनाना, यह दुर्बल बंध होता है। इस बंध को ऐसे डैश के द्वारा दर्शाया जाता है, जब भी ऐसे डैश आपको कहीं दिख जाए तो हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध अक्सर दुर्बल, जैसे पानी में हाइड्रोजन बंध होता है, ऑक्सीजन यहां पर ऐसा बिहेवियर करता है हाइड्रोजन के साथ, जो अरुण ने किया था। हाइड्रोजन के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, यह हाइड्रोजन के साथ होता है ऐसा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देते नहीं बेचारे को वापिस। तो यहाँ पे जो कमजोर था वो कौन था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, H2O2, या ऑक्सीजन वापस से इसके साथ ऐसा गद्दारी करता है, गद्दारी कर बे, तो याद रखिएगा ये होता है। चलो अगला होता है वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड और लंदन बल। सर ये क्या होता है, यहां सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि लंदन बल किस प्रकार का बंद होता है, ये एसएससी का फेवरेबल प्रश्न है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे दुर्बल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराण्विक बल है सबसे दुर्बल। अंतराण्विक बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड, एक होता है आपका स्थायी बल, है ना, याद रखना, स्थायी द्विध्रुव बल, एक होता है लंदन बल। तो वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल। तो ये सबसे दुर्बल बंद होता है, सबसे कमजोर बंद कौन सा है, लंदन बल है ना, इसे ही प्रकीर्णन बल बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, अणु होते हैं, जैसे पोलर, जैसे ये यहाँ पे ध्रुव निकल रहे हैं ना, इनको ध्रुव बोला जाता है। तो ये कमजोर होते हैं, जैसे कार्बन में यहां निकला, यहां निकला, यहां निकला, यहां निकला। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वॉन्डर वॉल्स की प्रवृत्ति कैसी होती है, वीक बॉन्ड होता है। सिंपल सा पॉइंट एग्जाम में याद रख लेना, ज्यादा डीप इनके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में अगर बनेगा तो यही बनेगा कि वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल बंद होता है। अब इसके दो प्रकार हैं, स्थायी द्विध्रुव बल, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन असमान होते हैं, और दो ध्रुवित अणु अगर जिसमें होते हैं वो लंदन बल। सभी के सभी यहां से यहां तक जितने बंद है आपके, स्थायी द्विध्रुव बल वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड का ही प्रकार है। ये भी दुर्बल बंद है, ये भी दुर्बल बंद है, ये भी दुर्बल बंद है, ये भी दुर्बल, लेकिन इन सब में सबसे दुर्बल कौन सा है, लंदन बल। कौन सा बल है, लंदन बल। इसे ही प्रकीर्णन या डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है। बस एग्जाम में इतना ही प्रश्न आता है, क्योंकि इसको डीप पढ़ने जाएंगे, ये कम से कम 2 पेज का है, और यहां से कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आता सिवाय इस एक लाइन के, कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, दुर्बल बंद कौन सा है, या तो वॉन्डर वॉल पूछते हैं या लंदन बल पूछते हैं। तो ये इजीली बस एक लाइन में आप याद रख लेना, क्योंकि इसको अपने को डिटेल से नहीं। चलिए, ये नोट्स कब लिखेंगे बेटा, आप लिख लेना, एक ही दिन 2 दिन तो मैंने पढ़ाया है, देखो दोस्त, है ना, 2-3 दिन का है। अब आप आराम से लिख लेना, क्योंकि मंडे से वैसे भी आपकी क्लास नहीं होने वाली है, तो आपको जब भी लिखना है 2-4 दिन में आप लिख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे 3, अब चलो लड़कियों के नाम ले लेते हैं। लड़कियों जल्दी से अपने नाम बताओ, तुम बुरा मत मान जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे नाम ले लेता हूं। चलो बताओ, 3 लड़की, मुझे टोटल मिला के 5 लड़कियों के नाम चाहिए। चलो, कावी लड़की है या लड़का है पता नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो एक नाम दिव्या का ले लेते हैं। नोट्स कब लिखेंगे, तुम कब भी लिख लेना, तुम्हारा आज मैं नाम लिख देता हूं, दिव्या। चलो फिर 2 लड़कियां, सुहानी। बेटा तुम अमन सिंह, तुम लड़के में भी आ जाओ। ये लड़के किस किस के नाम लिख रहे हो रे तुम भाई, पूजा, वर्षा। चलो पूजा और वर्षा, खतरनाक लोग हैं यार ये, फट से जेंडर बदल दिया इन लड़कों ने। चलो कोमल, मानसी, सुमित्रा। देखो दोस्त, अब कहानी समझना होगा भाई, नाम ही इतने लिख सकता था मैं। अब ये दिव्या जो है ना, ये दोस्त नहीं बनाती, ये दिव्या दोस्त नहीं बनाती, ये अपनी खुद की दोस्त है। दिव्या कभी दोस्त नहीं बनाती, ये अपनी खुद की दोस्त है, ठीक है। ये पूजा और वर्षा आपस में दोस्त है, ठीक है, ये इन 2 के अलावा कोई और दोस्त नहीं बनाती। और फिर एक इन 3 की तिकड़ी है, कोमल हो गई, मानसी हो गई, सुमित्रा हो गई, इन 3 की दोस्ती है।
अगर बताओ, अगर तुम्हें इनकी दोस्ती तोड़नी हो तो तुम सबसे आसानी से किसकी दोस्ती तोड़ सकते हो? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इनकी दोस्ती तोड़ना हो तो तुम सबसे आसानी से किसकी दोस्ती तोड़ सकते हो? तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हें इनकी दोस्ती तोड़ना है, तुम सबसे आसानी से किसकी दोस्ती तोड़ सकते हो? बताओ। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है बेटा। रागिनी, तुम, रागिनी तुम इस किसकी दोस्ती तोड़ सकते हो? तुम्हारा नाम ले लिया, मत रो। पूजा, वर्षा, अरे बेटा, दो को भड़काना आसान है कि तीन में से? देखो तुम्हारी बातों में अगर दो वाले नहीं आए, मान लो एक वाला, तो खुद को खुद के खिलाफ कैसे भड़काओगे उसको? तो इसको तो आसानी से आप भड़का नहीं सकते खुद के खिलाफ, लेकिन इन तीन में से कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। देख सुमित्रा, ये मानसी और कोमल तेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, तो इनके साथ मत रहा कर, ये तेरा अच्छा नहीं करेंगे। तुम सही बोल रहे हो, तो ये तुरंत इनसे क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। मतलब तुम्हारी बातों में आ गई, तुम्हारी बातों में आ गई, मतलब इनकी दोस्ती कमजोर थी। तो सबसे कमजोर बंद कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये आसानी से क्रिया कर गई, तुम्हारी बातों में आ गई। इसकी दोस्ती, दिव्या की दोस्ती रागिनी नहीं तोड़ पाई। क्यों नहीं तोड़ पाई? क्योंकि वो खुद की दोस्त थी। तो सिंगल बंड सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो किसी की बातों में नहीं आता, आसानी से क्रिया नहीं करता। तो दोस्त याद रख लेना कि सर ये दो वाले बीच के, ये बीच वाले न कमजोर न प्रबल, न आसानी से क्रिया करते हैं न बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। तो सिंगल डबल ट्रिपल खत्म। सबसे मजबूत बल सिंगल बॉन्ड, सबसे कमजोर बंद ट्रिपल बॉन्ड, सबसे आसानी से क्रिया करने वाला बंद ट्रिपल बॉन्ड, इजीली क्रिया नहीं करने वाला बंद सिंगल बॉन्ड, खत्म। अरे बेटा आप नाम ही लेवाते रहोगे कि पढ़ोगे भी? हैं? देखो इसको। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? मैंने आपसे ये पूछा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ये समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी क्लास छूटेगी। ठीक है, और उतना जल्दी आपके गुरुजी खाना खाएंगे। छुट्टी कर दो, छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ। अब बेटा देखो, पांच के ही नाम ले सकता था, अब लड़कियां तो इसमें 500 होंगी, अब मैं उसमें, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। जिनके शुरू में सबसे पहले कमेंट आए मैंने उनके नाम ले लिए। आ गया सर? नहीं आया। ये जो है ना, ये जिनको समझ नहीं आया, ये लड़की बोल रही है सर नहीं आया, मेरा नाम लेके समझाओ। मैं समझ गया हूँ कि भाई साहब इनको नाम की पड़ी है बस। अब देखो, सिग्मा बंद और पाई बंद, कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड, जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंद होता है? सिंगल बॉन्ड। ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंद है? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंद होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो कभी भी आपको इस तरह से सिंगल बॉन्ड मिल जाए, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो दोस्त याद रखना, ठीक है, दो पाई होंगे, दो पाई होंगे और एक सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, है ना? एक पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, सिंगल में एक सिग्मा, और ट्रिपल में दो पाई और एक सिग्मा होते हैं। जैसे कि इस बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है? तो दोस्त तीन डबल बॉन्ड है, मतलब तीन पाई होंगे, और बचे हुए 12 आपके क्या हो जाएंगे? सिग्मा बंद हो जाएंगे। अब मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, देखो समझना, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा होंगे। क्या होंगे? दो पाई और एक सिग्मा होंगे। ये लो भाया, चलो मुझे जवाब देना आप यहां पर। कार्बन, 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 ठीक है, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे? गिन के बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए, अब एक कुछ तो भी नाम लिख देता हूं, बस आप ये है कि आप सही जवाब देना। कार्बन, कार्बन,
एक और लिख देता हूं। चलो भाई, इसमें सिग्मा कितने होंगे और पाई कितने होंगे? इसमें सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं? ये सब 12th में पढ़ा, और वही पढ़ा रहे हैं आपको 11 12th का ही। 3 पाई 10 सिग्मा, 12 होंगे बेटा, गिनो फिर से। चलिए देखो, सिग्मा 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 सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 पाई 1 पाई, 3 पाई। और यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पाई 3 सिग्मा। यहां पर गिनते हैं, सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। अब भैया पाई कितने हो गए? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 सिग्मा हो गए। ठीक है, और यहाँ कितने हो गए? 0 पाई, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा हो गए। ठीक है, अगर ये आपने किया मतलब आप सिग्मा पाई निकालना सीख गए। ठीक है, छुट्टी बेटा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पर भी लिख रखी है, देख लेना इसको। अगला, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक की अवस्था बदलती है, जैसे यहां देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी, पानी बना, ये कौन सी अवस्था में आया? ये आया लिक्विड स्टेट में। कौन सी अवस्था में आया? लिक्विड में। हो सकता है न भी बदले, लेकिन अवस्था बदल जाती है, रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है, हो सकता है कोई साउंड जनरेट हो जाए, हो सकता है कोई प्रकाश उत्पन्न हो जाए। तो ये केमिकल चीजें हैं, केमिकल बदलाव आपने देखे होंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस एससीएम और एसएससी सीजीएल का सिलेबस सेम होता है? नहीं बेटा, हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री का काम आपका हो जाएगा। सीजीएल में थोड़ा सा पार्ट है ना, यहाँ पर समझ करके करना, तो वहां पे प्रश्न बन जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 प्रश्न आ रहे हैं अगर केमिस्ट्री से, तो 4 आपके बन जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको यहाँ से बोल सकता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, जब हमने C6H12O6 की क्रिया 6 ऑक्सीजन के साथ कराई, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O इधर बना। अब हम ये देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, उसके लिए देखने के लिए इधर कार्बन कितनी बार आया? कि सर कार्बन 6 बार। हाइड्रोजन कितनी बार आया? कि सर 12 बार। ऑक्सीजन, कि सर 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, मतलब टोटल कितनी ऑक्सीजन? 18। सेम जो प्रोडक्ट इधर नंबर में आया, इधर का भी नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 6CO2, मतलब ये आपका है ना, ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? कि सर यहाँ पे 2 का गुना है और यहाँ 6, मतलब 6 और 2 कितना हो गया? 12। तो 12 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। सर ये 6 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, मतलब टोटल कितना हो गया? 18। कार्बन कितनी बार है? कि सर 6 बार। अब बचा हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गया आपका, 6 18 और 12, 6 18 और 12। ऑक्सीजन कितना था? 18, ऑक्सीजन 18। कार्बन कितना था? 6, यहाँ भी 6। हाइड्रोजन कितना था? 12, यहाँ भी कितना है? 12। तो इधर वाले तत्व और इधर वाले तत्वों की अगर संख्या बराबर होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा दोस्त, याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा? ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब प्यारे दोस्त यहां पर देखना, जैसे कि और एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। जिंक की क्रिया मैंने H2SO4 के साथ कराई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक कितनी बार आया? 1 बार। हाइड्रोजन कितनी बार आया? 2 बार। सल्फर कितनी बार? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार? 4 बार। यहां देखो, जिंक कितनी बार है? कि सर 1 बार। सल्फर कितनी बार है? सर 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। वहां देखो, जिंक 1 बार 1 बार, हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ 2 बार, सल्फर 1 बार, यहाँ 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, यहाँ 4 बार। बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर एक भी नंबर कम ज्यादा हो, मतलब कि ये अभिक्रिया बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, ये अभिक्रिया बैलेंस्ड नहीं है। पहले केमिस्ट्री कठिन लगता था, पर अब नहीं लगता। चलो बढ़िया बात है।
मजे आ गए इस बात पे। चलिए संयोजन, देखो आपने वो देखा, आपने सैया ने गाना है, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। मेरे को समझ में ही नहीं आया भाई साहब, इनको रेगिस्तान में पहुंचाओ, पेड़ हरे भरे करेंगे, इनके सैया देखेंगे और ये पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब दो चीजें जैसे ब्याह होता है ना, ये इससे जुड़ जाएं तो भाई साहब ये आपस में ऐसे बना लेते हैं, तो ये जो बना ना, ये संयोजन होता है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, दो तत्वों का आपस में जुड़ना संयोजन कहलाता है। जैसे ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये पानी से क्रिया करके इसने क्या बना लिया, बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर बना लिया। ये दोनों जुड़े हैं क्या अलग हुए हैं, कि सर जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो प्यारे क्या हो जाएंगे, संयोजन, कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके अगर वो टुगेदर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, संयोजन। तो प्यारे साथी याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने बात करी। जब दो तत्व आपस में जुड़ते हैं दोस्त, याद रखिएगा, जब दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं। ठीक है, अगला, ठीक है, वियोजन। अब देखो अच्छा खासा जोड़ा था, नहीं जमा, डिवोर्स ले लिया साहब। ये देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 दिख रहा है। अब इसको हमने जैसे ही गर्म करा, पोटेशियम क्लोराइड अलग, इसमें से ऑक्सीजन अलग, तो भाई साहब देखो जोड़ा टूट गया, है ना। जब डिवोर्स हो जाए तो उसे वियोजन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसे ही अपघटन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। एकल उत्पाद, कोई सिंगल प्रोडक्ट जो होता है उसको आप गर्म करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी घुसा करके, या उसे गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी घुसा करके या प्रकाश डाल करके अगर आप उसे तोड़ पाते हैं तो प्यारे साथी वो क्या कहलाता है, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई है ना, याद रखना, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे पति पत्नी एक प्रोडक्ट थे, अब वो टूट गया, तो वो टूट गया तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। ये जैसे गर्म करने पर इनका टूटना। अब आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है करंट छोड़ के तोड़ना। यहाँ तीन तरह से टूटना पड़ा है हमने भैया, एक तो कैसा पड़ा, विद्युत के द्वारा, एक हमने पढ़ा उष्मा के द्वारा, एक पढ़ा प्रकाश के द्वारा। तो उष्मा के द्वारा तो पढ़ लिया, अब विद्युत के द्वारा पढ़ लेते हैं। देखो दोस्त, जैसे ये नमक था NaCl, इस नमक के ऊपर हमने क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो इसमें से सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, डिवोर्स हो गया इनका, है ना। इसी से बहुत सारी धातुएं प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस से किस धातुओं की प्राप्ति होती है, सोडियम की प्राप्ति, पोटेशियम की प्राप्ति, लिथियम की प्राप्ति, रुबिडियम की प्राप्ति। ये जो अल्कलाइन मेटल होते हैं इनकी प्राप्ति इसी से की जाती है। ठीक है बेटा, मुश्किल से 5 मिनट में आपकी क्लास छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी कितनी स्लाइड्स बची हैं मैं बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 स्लाइड बची है, मुश्किल से 5 मिनट है। ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगा। चलिए ओके, अब आती है सूर्य के प्रकाश वाली अभिक्रिया। जैसे ये सिल्वर क्लोराइड, जिसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं हम लोग, इस पे सनलाइट गिरती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। देखो सूरज का प्रकाश ने इनको अलग कर दिया, तो ये वियोजन था भैया, ये वियोजन ही अलग ही तो हो रहे हैं। ये जैसे सिल्वर ब्रोमाइड पति पत्नी थे, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया, ब्रोमीन गैस बनी यहाँ पर। कि सर ब्रोमीन तो द्रव होता है, बेटा वो लिक्विड अवस्था में मेटल, लेकिन जब ये सूर्य के प्रकाश में टूटता है ना तो ब्रोमीन गैस निकलती है, लिक्विड अवस्था नहीं होती। हाँ, इस गैस को आप द्रव में बदल सकते हो वापस से, है ना, रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड से ब्रोमीन गैस का निकलना, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का निकलना, तो ये इस तरह से सूर्य के प्रकाश में अलग हो जाते हैं। अब यहां देखिएगा कि सर एकल विस्थापन क्या होता है। आपने देखा होगा, एक हस्बैंड वाइफ था, बेचारा बड़ा अच्छा खासा रह रहा था, एक इधर से कोई एक नया प्रोडक्ट आया और भाई साहब इसने क्या करा, इससे, है ना, पति ने थोड़ा सा अपनी पत्नी में इंटरेस्ट कम कर दिया, तो ये नया प्रोडक्ट इसको लेकर के भाग जाता है। तो भैया ये और ये कलुआ साथ में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जमाना ही इन्हीं का है। और भाई साहब साथ में बेचारा ये जो आदमी था ये अलग से अलग थलग रह जाता है, इसके साथ वाला यहाँ वाला, है ना। तो एकल विस्थापन का मतलब ये होता है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ देखो AgNO3 ये जो था, अब ये सिल्वर थोड़ा सा कम क्रियाशील था, कॉपर ज्यादा क्रियाशील था, तो ये कॉपर इसकी बीवी को लेके भाग गया NO3 को, तो ये NO3 होल्ट वाइज हो गया यहाँ पर। ठीक है, और कॉपर यहाँ पे आ गया, सिल्वर बेचारा अलग। देखो भैया क्या बताएं, है ना, एक आया था कॉपर नाम का लोंडा, भगा के ले गया हमारी, है ना, मेहरारू को। तो भाई साहब ये जो सिल्वर नाइट्रेट था ये कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और चांदी अकेली अलग थलग रह जाती है। ठीक है, ठीक है, नहीं आज लास्ट नहीं है, कल एक और क्लास होगी आपकी 9 बजे से। द्विग विस्थापन, जैसे कि द्विग विस्थापन देखो क्या हुआ, मैंने एक बिहार की घटना पढ़ी थी पेपर के अंदर, वो सही थी कि नहीं। जैसे हुआ ये कि ये जैसे कि पुरुष था, ठीक है, ये क्या करा कि इसकी वाइफ को लेके भाग गया कैल्शियम की, है ना, ये एक पुरुष था, ये इसकी बीवी को लेके भाग गया। जब इसको पता चला तो ये गया इसकी बीवी के पास, देखो देखो वो मेरी वाली को ले गया तुम्हारा वाला, कि तो क्या करें कि एक काम करते हैं, हम तुमको ले जाते हैं,
कि वो दोनों एक दूसरे के हो गए, हम दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। कि बात तुम्हारी भी सही है। तो जब दोनों एक दूसरे वाले को लेके भाग जाते हैं ना, इसे कहते हैं द्विग विस्थापन। ये देखो यहाँ पर CaCO3, ये कैल्शियम ले आया इसको, इसके वाली को, तो ये लेके चला गया इसके वाली को, तो यहाँ बन गया NaCl। बात समझ में? इसे डबल विस्थापन कहते हैं। पहले वाला सिंगल विस्थापन था, सिंगल में बेचारा जोड़े वाले की लेके भाग जाता है, वो अकेला रह जाता है। डबल वाले में दोनों एक दूसरे की लेके भाग जाते हैं, इसे द्विग विस्थापन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय में साइन ऐसा होता है, सिंबल, जैसे ये समझिए, तो दोनों दिशा में संभव होती है, जो दोनों दिशा में संभव होती है उसे क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय कहा जाता है, रिवर्सिबल। जैसे नाइट्रोजन की क्रिया आप हाइड्रोजन के साथ करके अमोनिया बना सकते हैं, और अमोनिया से वापस आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, जो सिर्फ एक दिशा में होती है उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल। वो शर्ट आते हैं ना जो दोनों तरफ से पहन पाए, वो रिवर्सिबल, और जो दोनों तरफ से नहीं पहन पाते हैं वो नॉन रिवर्सिबल। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो ये नॉन रिवर्सिबल होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है, कैसी होती है, सिंगल डायरेक्शन में होती है। बस खत्म हो गए, और क्या। अब कल की क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे, और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कल 1-1.5 घंटे की क्लास में आपकी लेने वाला हूं, है ना। वो क्लास आपकी 9 बजे से होगी। कब से होगी, 9 बजे से। तो चलिए, आपने मुझे 2 घंटे का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार वापस से नहीं तो दोबारा देखिएगा इसको, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल एक दिन का समय मैं आपका और लूंगा। ठीक है, कल आपके ड्राइवर वाले बच्चे, HCM वाले बच्चे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों का सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए जो बच्चे होंगे किसके, AWTPA वाले, वो मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, आओ सर भोजन करते। पता नहीं भाई कितना समय लगेगा वहां तक आने में। चलो, अब जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकते हैं। चलिए, खाना खा लो सर जी, वही खाना खाने ही जाएंगे अब। मेरा नाम बोले ना, युवराज देवरा। ठीक है भाई युवराज, मेरा नाम लिगे अच्छा ले लीजिए युवराज। सर प्लीज, दो दिल्ली पुलिस, SCM और CGL। बेटा आपका जवाब मैं दे चुका हूँ दीपांशी, कमेंट करने में रह गया, आपने सुना नहीं। क्लास को बैक करके सुनिएगा। एग्जाम्पल अच्छे देते हो, हंसी आती है, टाइम का पता नहीं चलता है, अच्छी बात है, बहुत खूब समझा रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। क्या बनोगे आप, क्या बनाओगे आप, अच्छा खाने का। भाई मुझसे नहीं बनने का अब कुछ। ठीक है, बाहर देखूंगा, कुछ खा के आऊंगा हल्का फुल्का। ठीक है, बटर खिचड़ी वगैरह कुछ खा लेंगे। चलिए, CET का हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। सर आप गलत नहीं हो, देर भाई ले लिया नाम, मेरा नाम लो, नीतू, शिवांगी, कहना कपिल कुमार, दीपांशी, संजू, दीपक, है ना, नंदिता, छाया, गरिमा, रवि, अनीता, ठीक है, हिमांशी, है ना, आशीष, सिमरन, अनीता, कोमल, रागिनी, प्रिया, शिवा, अतुल, नीतीश। ठीक है, बिहार पुलिस का हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई, पढ़ लो। सौरभ, नितिन, ठीक है, शालिनी, सुमित्रा, मनोज, ठीक है, फिर आते हैं बबली, ठीक है, गुनगुन, आपने केमिस्ट्री का पुर्जा पुर्जा हिला दिया, ठीक है, नीतू, फिर आते हैं सुनीता, यू आर बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सिमेट्री, नहीं केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, सुनीता केमिस्ट्री, विशाल, अंजलि, नितिन, अरुण, संजू, छाया, ठीक है, विजय, नितेश, तो सिमरन, चाय पी लीजिए, नहीं भाई अब सोएंगे, सुबह 8 बजे क्लास है। रागिनी, शिवा, अदिति, बनवारी लाल, मीणा, कोमल पांडे, तुषार, आशुतोष, मनोज, अंशु, दीपक, दीपांशी, ठीक है, शिवांगी, अजय, सौरभ, जितेन, अरुण, गरिमा, अरुण, बस अब रिपीटेड होने लग गए नाम, हम रह गए। शिवा बेटा नाम ले लिया हमने तुम्हारा, ठीक है। क्लास में मजा आता है सर जी, क्लास में मजा आता है सर जी। आकृति झा, बेटा गुड़िया आपका कमेंट ले लिया हमने, मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास भी ले ली।
बढ़िया बात है भाई संजू। तो आज तो बहुत हंसी आई गुरुजी। चलो सुबह ले लो बेटा, समय नहीं है। सुबह सुबह 8 बजे मेरी पहली क्लास है। 9 से 12 विनय सर की, हम दोनों का स्टूडियो एक ही है। 9 से 12 उनकी क्लास है, 12 से 1, 12 से 9 से 12, 12 से 2 तक उनकी फिर क्लास है। 3 बजे से मेरी मैराथन है, और 1 घंटे में आपकी क्लास कर नहीं पाऊंगा। 8, 8:30 तक आप वो मैराथन चलेगी। आधा घंटा मुझे भी विराम चाहिएगा चाय पानी के लिए, और उसके बाद फिर आपकी क्लास में करवाऊंगा। मेरा नाम नहीं लिया बेटा, आकृति ले लिया हमने आपका नाम। मेरा नाम हेमंत चतुर्वेदी जी, ले लिया आपका नाम। गुस्सा मत होइए प्यारे। क्या खाया था कल आपने? कल क्या खाया था? अच्छा, कल खाने में क्या खाया था? कल खाए थे मैंने आलू के पराठे। चलिए। मिस्टी, दीपक शर्मा जी, स्नेहा जी, रागिनी जी। मैं रह गया सर। अरे कपिल, लिए तेरा नाम कितनी बार लूं मैं? धवल जोड़। सर एक बार मांगीलाल बोल दीजिए, बोल दिया इस लाइन में। चलो अब, थैंक यू सो मच। यूपी पुलिस का काम हो जाएगा बेटा इससे। चलो, कोमल आपका नाम ले लिया बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। अभिराम, यतेंद्र, लोकेश, अनीता। प्रभु, मेरा नाम हेमंत ले लिया बेटा, है ले लिया। मंडे से AWTPO की क्लास होगी जी। धवल, विक्रम, अनु, हो गए बेटा आप सबके लगभग। थैंक यू सो मच।